सो हे स्लेयर्स, वेलकम बैक विद रिटर्न ऑफ द ट्रिपल एस क्लास रैंकर। तुमने इस मानवा के लिए इतने सारे कमेंट्स किए कि मुझे इस मानवा का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आना ही पड़ा। हालांकि गाइज मैं पिछला मानवा पूरी तरह से खत्म करने के बाद इसे एक्सप्लेन करता, पर गाइज उससे पहले मेरे पिछले वाले मानवा पर कॉपीराइट आ गया। इसी कारण मैं अब उस मानवा को कंटिन्यू नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरा चैनल डिलीट हो जाए। तो गाइज हाँ, चैनल का रिस्क लेके मानवा को एक्सप्लेन करते हैं, तो तुम्हारी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो फिर बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट किए सीधे इस मानवा को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा रोकन सेरीना के पास आ गया था और यहाँ आने के बाद वो अपना रैंक वगैरह बताकर एक टोकन को ले लेता है, और उस टोकन को लेने के बाद रोकन आकर इस एरिना में बैठ गया था। और इस एरिना में बैठने के बाद वो अपने मन में सोचता है, इस एरिना की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पर चाहे जितने लोगों को भी मार दो, तुम्हारे ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे पागल होने के लिए इससे बेहतर जगह कहीं भी नहीं मिलेगी। ये सोचकर लूचेंग वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। इसके बाद फाइनली उसका टर्न आ जाता है, और जब रोकन का टर्न आता है तो अपने टोकन का यूज कर वहां से सीधे एरिना के ग्राउंड में टेलीपोर्ट हो जाता है। जब रोकन इस ग्राउंड में टेलीपोर्ट होता है तो हम देखते हैं उसके सामने एक बंदा खड़ा होता है, जिसका लेवल 150 होने के साथ ही स्लेयर ऑफ 10 था, और इसका नाम था माशिमो। हम देखते हैं रोकन उसके सामने खड़ा होता है और वो अपने वेपन को अपने हाथ में अपेयर कर लेता है। इसी के साथ रोकन इसे देखकर कहता है, तो क्या ये सबसे बेस्ट एनपीसी है जो कि मुझे सोल्जर रैंक के साथ मिल सकता है। हम देखते हैं उस बंदे को, वो भी अपने स्वॉर्ड को रोकन के सामने बाहर निकालते हुए कहता है, बच्चे ये तुम्हारा पहला मैच है ना? वैसे ठीक है, तुम्हें ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है। अब तुम अपना सेक्रीफाइस देकर मुझे 11th ऑफ स्लेयर बनाओगे। और गाइस हाँ, पीछे जो मैंने स्लेयर ऑफ 10 बोला था उसका मतलब ये है कि इसने ऑलरेडी इस एरिना में 10 लोगों को मार दिया है। उसके ये कहने के बाद हम देखते हैं अपने स्वॉर्ड को लेकर काफी स्पीड से लूचेंग के बिल्कुल पास आ जाता है, और वो अपने वेपन को लेकर बिल्कुल लूचेंग के ऊपर अटैक करने ही वाला था। पर तभी रोकन अपने वेपन से उसके ऊपर इतना ज्यादा फास्टली अटैक करता है कि वहां पर जो सारे लोग बैठे होते हैं वो लोग ध्यान से देख भी नहीं पाते। तब तक इस बंदे के 2 टुकड़े हो चुके थे। लूचेंग कहता हूँ वैसे ये काफी अच्छा था, क्योंकि इसने 10 लोगों को पहले ही मारा था, तो मुझे इसे मारने के बाद नॉर्मल से थोड़े ज्यादा एरिना पॉइंट्स मिलेंगे। उसे मारने के बाद रोकन के सामने नोटिफिकेशन भी आता है कि तुम इस मैच को जीत चुके हो, और इस मैच को जीतने के बाद तुम्हें 10 एरिना पॉइंट्स भी मिलते हैं। लूचेंग के ऐसे अटैक को देखकर वहाँ एरिना में जो सारे लोग बैठे होते हैं वो लोग काफी तेज चिल्लाने लगते हैं। उनमें से हम 2 बंदों को देखते हैं, वो आपस में बात कर रहे थे। वो कहते हैं, क्या तुमने इसे देखा? इसने माशिमो को एक ही स्ट्राइक में मार दिया। दूसरा बंदा कहता है, हाँ ये तो सचमुच काफी ज्यादा पावरफुल है, ऐसा लगता है कि इस एरिना के अंदर कोई गॉड डिसेंडेड हो गया है। रोहन भी इधर कहता है, अभी सिर्फ मुझे 10 एरिना पॉइंट्स मिले हैं, इसका मतलब ये है कि मुझे काफी सारे मैचेस जीतने होंगे ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा एरिना पॉइंट्स को कलेक्ट कर सकूं। इसके बाद रोहन के सामने एक और बंदा आता है, रोहन उसे भी काफी आसानी से मार देता है। इसके बाद फिर एक और बंदा आता है, रोहन उसे भी काफी आसानी से मार देता है। ऐसे करते करते रोहन काफी सारे बंदों को लगातार मारते जाता है, और अब जब रोहन ने काफी सारे अपोनेंट्स को मार दिया तो अब उसके सामने टियर 4 के अपोनेंट्स आएंगे। लूचेंग उसे देखकर कहता हूँ, मैं समझ गया कि ये कैसे वर्क करता है। सो एक बार जब तुम टियर 1 के एनिमी को मार देते हो तो उसके बाद तुम्हारे सामने टियर 2 के एनिमी आते हैं, और जब तुम टियर 2 के एनिमी को मार देते हो तो उसके बाद तुम्हारे सामने टियर 3 के एनिमी आते हैं। इसी तरह तुम्हारे सामने एक एक कर काफी सारी स्ट्रॉन्ग एनिमीज आते जाएंगे। अब हम देखते हैं रोहन के सामने एक दूसरा अपोनेंट आता है जो कि 167 लेवल का था। हालांकि रोहन जंप कर उसके ऊपर काफी तेज अटैक करता है और एक ही बार में उसे भी मार देता है। इसी तरह रोहन वहां पर लगातार फाइट करते जाता और काफी सारे अपोनेंट्स को मारते जाता, और फिर हम लास्ट में देखते हैं रोहन 2 दिनों के अंदर 300 से भी ज्यादा अपोनेंट्स को मार देता है, और उन सबको उस एरिना में मारकर वहां पर लाशों की ढेर लगा देता है। अब रोहन के हम एरिना पॉइंट्स देखते हैं जो कि लगभग 30,276 पहुंच चुके थे। पर यहाँ पर एक दिक्कत थी, और वो दिक्कत ये थी कि भले ही तुम लगातार कितने भी अपोनेंट्स को मार दो, फिर भी तुम्हारा सिस्टम लगातार मारे गए सिर्फ 50 अपोनेंट्स को ही काउंट करता है। इसलिए लूचेंग भी कहता है, मुझे यही पसंद नहीं। मैंने 2 दिनों के अंदर लगभग 300 से भी ज्यादा एनिमीज को मारा, पर उसके बाद भी मेरा सिस्टम सिर्फ 50 एनिमीज को ही उसने काउंट किया। पर खैर, इसके बाद भी मुझे एक अच्छा खासा टाइटल वो मिल गया, इसीलिए चलो इस चीज को भी मैं नजरअंदाज कर सकता हूँ। अब हम देखते हैं उस टाइटल का ओवरव्यू, जिसका नाम था 50 विन स्ट्रीकर, जो कि एक रेयर रैंक का टाइटल था, और ये रोहन को इसलिए मिला था क्योंकि रोहन ने एरिना के अंदर लगातार बिना एक भी मैच हारे उसने 50 से भी ज्यादा एनिमीज को मारा है। इस टाइटल के इफेक्ट से एक ऐसा ऑरा क्रिएट करता है जो कि एनिमीज में डीबफ इफेक्ट डालने के साथ वो सामने वाले बंदे को काफी ज्यादा भयभीत भी कर देता है। अब लूचेंग भी उस टाइटल को देखता है, वो कहता है ये टाइटल तो काफी डिसेंट है, पर खैर अब मेरे पास काफी सारे एरिना पॉइंट्स हो गए हैं, तो चलो उनका कुछ यूज करते हैं। ये कहने के बाद रोहन अपने सामने एरिना शॉप को ओपन कर लेता है। उस शॉप को ओपन करने के बाद रोहन एक इफेक्ट यानी वॉरियर रेपुटेशन को बाई करता है। ये एक मैजिक रैंक का इफेक्ट है, इसे यूज करने के बाद ये आपके रेपुटेशन स्टेट्स को 100 पॉइंट से बढ़ा देता है। अब उस इफेक्ट को खरीदने के बाद हम लूचेंग के पास देखते हैं, इसके पास सिर्फ 276 एरिना पॉइंट्स बचे हुए थे, और अगर बात करें अब इसके रेपुटेशन स्टेट्स की तो अब वो करंटली 2096 पर पहुंच चुका था। रोहन भी इतने सारे एरिना पॉइंट्स को स्पेंड करने के बाद वो वहां पर थोड़ा सा निराश था। वो कहता है, अगर मैंने पीछे चिपमंक ग्रिंडिंग ना की होती तो इससे मेरे रेपुटेशन पॉइंट्स भी नहीं गिरते, जिसके बाद अभी मेरे पास काफी सारे एरिना पॉइंट्स बचे हुए होते। खैर ठीक है, पहले सीजन के अंदर रैंक 1 अचीव करना ये भी मेरे लिए काफी अच्छी बात है। चलो फिर नेक्स्ट स्टेप को करते हैं। ये कहने के बाद सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है। सीन शिफ्ट होने के बाद हम तेमुरा विलेज को देखते हैं। हम देखते हैं रोहन यहाँ पर आ चुका
चुका था और वो इस सिटी के अंदर वॉल करते हुए कहता है, तैमूरा विलेज ये तो सचमुच काफी बड़ा है, पर खैर मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा क्वेस्ट पूरा हो जाने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये कहने के साथ लू चेंग उस विलेज में चल रहा था और नाइट हॉल को ढूंढ रहा था और फिर कुछ देर ढूंढने के बाद उसे फाइनली वो जगह मिल जाती है। हम देखते हैं उस जगह को जिसका नाम था नाइट हॉल। हम देखते हैं उस प्लेस को जिसका नाम था नाइट हॉल और जो कि देखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। अब लू चेंग इस नाइट हॉल के अंदर एंटर करता है और यहाँ एंटर करने के बाद वो काउंटर पे एक नाइट के पास चला जाता है। यहाँ आने के बाद रोकन उस काउंटर वाले बंदे से कहता है, मैं एक नाइट के रूप में अपने रैंक को एडवांस करना चाहता हूँ। वो बंदा कहता हूँ तो तुम एक नाइट के रूप में आगे बढ़ना चाहते हो, रुको मुझे देखने दो क्या तुम उसके लायक हो या नहीं। ये कहने के बाद वो रोकन के कंडीशंस को चेक करने लगता है और वो कुछ देर चेक करने के बाद कहता है, ठीक है तुम नाइट्स के कंडीशन से मैच करते हो तो फिर ठीक है, अब नाइट रैंक में एडवांस करने के लिए यहाँ पर साइन करो। ये कहकर वो एक डॉक्यूमेंट को रोकन के सामने कर देता है। अब हम देखते हैं रोकन को, वो भी फटाक से इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर देता है। और हाँ वैसे इसका साइन थोड़ा सा यूनिक था। रोकन को नोटिफिकेशन भी आता है कि अब से तुम फ्री नाइट बनते हो। गाइस फ्री नाइट का मतलब ये होता है कि तुम अपने लॉर्ड को खुद ही चूज कर सकते हो। अब रोकन को नोटिफिकेशन के माध्यम से और भी बताया जाता है कि एक नाइट अपने लॉर्ड को सर्व करता है, इसलिए सबसे पहले अपने लिए एक लॉर्ड ढूंढो ताकि तुम अपने स्वॉर्ड को उन्हें डिवोट कर सको। काउंटर वाला बंदा भी रोकन से पूछता है, क्या तुम पहले से ही कोई लॉर्ड को जानते हो जिन्हें तुम सर्व करना चाहते हो? क्योंकि तुम यहाँ पर विजिटर के रूप में फर्स्ट नाइट हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे पास पहले से ही कोई लॉर्ड नहीं होगा। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें स्पेशली एक पर्सन से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। इसके बाद रोकन बताता है, मुझे एक रियल नाइट बनने के लिए मुझे कैसे लॉर्ड के प्रति नाइट प्लेज करनी होगी जिसे मैं अपने स्वॉर्ड को डिवोट कर सकूं। और चूंकि अभी मैं इसके सिर्फ आधे रास्ते में ही पहुंचा हूं, तो यही कारण है कि मुझे फर्स्ट नाइट बनने के बाद भी मुझे फर्स्ट नाइट टाइटल नहीं मिला। ये बताने के बाद रोकन उससे हाथ मिलाते हुए कहता है, मुझे कहते हुए काफी ज्यादा दुख हो रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में पहले से ही कोई है। वो बंदा कहता है, ठीक है अगर तुम्हारे दिमाग में पहले से ही कोई है तो फिर मैं तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ये कहकर वो बंदा भी रोकन से हाथ मिला लेता है और इसके बाद यहाँ पर सारा काम हो चुका था, तो इसी कारण रोकन वहां से जाने लगता है। जाते वक्त रोकन हमें बताता है, जब आप एक हाई रैंकिंग के लॉर्ड को सर्व करते हैं तो इसके बाद आपको काफी सारे बेनिफिट तो मिलते हैं, पर इसके बाद आप पर काफी सारे रिस्ट्रिक्शन भी लगाए जाते हैं। और रिस्ट्रिक्शन लगने के साथ कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो हाई रैंकिंग के नोबल्स होते हैं जिन्हें आप सर्व करते हैं वही आपके रास्ते में आ जाते हैं, क्योंकि जब आप उनसे ज्यादा हाईगर टाइटल्स और रिवॉर्ड्स को अचीव कर लेते हैं तो वो अपने ही डिसाइपल को आसानी से नहीं जाने देते। रोकन कहता है, हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फ्री घूमूंगा, मेरे मन में एक जगह है जहाँ पर जाना मेरे लिए काफी बेहतर हो सकता है, पर खैर अभी वो चीज करने के लिए मेरे पास काफी ज्यादा टाइम है, तो चलो पहले वो करते हैं। रोकन के ये कहने के बाद हम देखते हैं सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है। सीन शिफ्ट होने के बाद हमें काफी ज्यादा ब्यूटीफुल कैसल को देखते हैं और रोकन यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि उसे यहाँ पर आने के बाद काफी सारे रेस क्वेस्ट मिल सकते हैं। हम देखते हैं रोकन इस कैसल के अंदर एंटर कर जाता है और यहाँ अंदर जाने के बाद वो एक लेटर को एक ओल्ड मैन को देता है। हम देखते हैं वो ओल्ड मैन रोकन के उस लेटर को पढ़ने लगते हैं और वो उसे कुछ देर पढ़ने के बाद वो कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें हार्वन ने भेजा है। रोकन कहता, हाँ उन्होंने मुझसे कहा था कि जब मैं सेंट्रल कॉन्टिनेंट पहुंच जाऊं तो वहां पहुंचने के बाद मैं आपसे मिलूं। हम देखते हैं उस ओल्ड मैन को वो रोकन का लेटर नीचे फेंकते हुए कहता है, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास पहले से काफी सारे नाइट्स हैं, इसलिए मैं तुम्हें कोई भी क्वेश्चन नहीं दे सकता। इसकी बातें सुनकर रोकन को भी यहाँ पर समझ में आ गया था कि ये इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। इसी कारण रोकन अपने पास एक पोटली को निकालता है। उस पोटली को रोकन अपने पास निकालते हुए कहता है, एल्डर जरा इसके बारे में सोचिए, मिस्टर हार्वन ने मुझसे कहा था कि वो अपना काफी सारा बिजी टाइम निकालने के बाद तुम्हें समय देंगे, इसी कारण मैं धन्यवाद के रूप में आपको ये दूं। इसके बाद रोकन उस पोटली को उसके सामने खोलने लगता है। रोकन जब उस पोटली को खोल रहा था तो वो ओल्ड मैन उसे देखकर कहता है, मैं ऐसी किसी भी चीज से प्रलोभन में नहीं आने वाला, तुम मुझे ऐसी कोई भी चीज देकर मुझे लोभित नहीं कर सकते। पर इसके बाद रोकन जब उस पोटली को पूरी तरह से खोलता है तो वो ओल्ड मैन उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इस पोटली में कोई नॉर्मल गोल्ड या सिल्वर कॉइन्स नहीं थे, बल्कि इस पोटली में काफी ज्यादा रेयर ज्वेल्स थे। रोकन भी उस ज्वेल्स को उसे दिखाते हुए कहता है, मैंने सोचा था कि अगर मैं गोल्ड कैरी करूंगा तो ये थोड़ा सा हैवी होगा, इसलिए मैं इन ज्वेल्स को ले आया। वो काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहता, हाँ पर इसकी कीमत गोल्ड कॉइन से 2 गुना या शायद 3 गुना होगी। खैर ठीक है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, चलो फिर तुम्हारे लिए मेरे पास एक मिशन है। अब वो ओल्ड मैन कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या तुमने बाई चांस लेजेंड ऑफ पिरामिड के बारे में सुना है? और रोकन उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा स्माइल करते हुए वो अपने मन में कहता, हाँ मैंने सुना है, आखिर मुझे उसके बारे में पता कैसे नहीं होगा, मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में न जाने कितना टाइम वहाँ पर स्पेंड किया है। वो ओल्ड मैन कहता है, मैंने सुना है कि वहाँ पर कुछ ऐसे लिविंग्स रहते हैं जो कि कभी रोट नहीं होते और इसीलिए उन्हें नेवर रोटिंग क्रिएचर्स कहा जाता है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन पर इन्वेस्टिगेट करो। रोकन भी इसकी बातें सुनने के बाद अपने सीने पर हाथ रखकर उसे ग्रीटिंग देते हुए कहता है, ओल्ड मैन आप चिंता मत कीजिए, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। अब रोकन के सामने उसके द्वारा कही गई बात वो क्वेस्ट के रूप में ओपन हो जाती है। उस क्वेस्ट के माध्यम से रोकन को बताया जाता है कि स्कॉर्न रेगिस्तान में द लेजेंड ऑफ पिरामिड के अंदर कुछ ऐसे भी जीव रहते हैं जो कि कभी रोट नहीं होते, इसीलिए उनके एग्जिस्टेंस को कंफर्म करो। कंडीशन फॉर सक्सेस ये है कि नेवर रोटिंग क्रिएचर्स, इनके एग्जिस्टेंस को कंफर्म करो। कंप्लीटेशन रिवॉर्ड में तुम्हें तुम्हारे ओवरऑल प्रोग्रेस के बेस पर तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। रोकन भी कहता हूँ,
तो मुझे फाइनली ये मिल गया। पर वैसे ये क्वेस्ट देखने में काफी ज्यादा आसान लगता है, क्योंकि इस क्वेस्ट में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि नेवर रोटिंग क्रिएचर्स के एग्जिस्टेंस को कंफर्म करना है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि सिर्फ कंफर्म करने से ये क्वेस्ट खत्म नहीं होगा। हालांकि इनके एग्जिस्टेंस को कंफर्म करने के बाद तुम्हारा क्वेस्ट तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जिस लेवल के रिवॉर्ड तुम्हें मिलने चाहिए वो तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि उस लेवल का रिवॉर्ड तुम्हें तब मिलेगा जब तुम ब्लड स्टोन को वहां से लेकर आओगे। और ये स्वाभाविक सी बात है कि जैसे तुम उस पिरामिड के अंदर एंटर करोगे ब्लड स्टोन्स को लाने के लिए, तो तुम्हारा सामना वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर से होगा, इसीलिए तुम्हें वहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर से फाइट करना पड़ेगा। हालांकि ये चीज करने के लिए भी रोहन के पास काफी ज्यादा टाइम है। इसी के साथ रोहन को जो कुछ भी अपने प्रीवियस लाइफ से याद है, तो वहाँ पर जो मॉन्स्टर्स थे वो लगभग 240 लेवल के आसपास के थे। और जहाँ तक बात है 200 और 240 लेवल के मॉन्स्टर्स, तो उनमें काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि जब आप 200 और 210 लेवल के मॉन्स्टर के बीच डिफरेंस को देखते हैं, तो सिर्फ 10 लेवल का डिफरेंस होने के बावजूद इन दोनों के स्टेट्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। और कई सारे मॉन्स्टर्स के पास तो स्पेशल टाइटल इफेक्ट भी होते हैं, जो कि नॉर्मली एनपीसीज के पास नहीं होता। रोहन भी कहता है खैर यूजर भी जल्द यहाँ पर आने वाले हैं, इसलिए मुझे वो करना चाहिए जो अभी के लिए मैं कर सकता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम तैमूरा विलेज के सेंट्रल एरिना को देखते हैं। रोहन भी इस एरिना के अंदर आ गया था और यहाँ आने के बाद वो इस एरिना के लीग के लिए अपने रैंक को चेंज करवा लेता है। और रोहन का रैंक चेंज होने के बाद नाइट रैंक में हो चुका था, जो कि पहले सोल्जर रैंक था। अब रोहन इस एरिना में जीतकर नॉर्मल से ज्यादा पॉइंट्स को गेन कर सकता है। और ज्यादा एरिना पॉइंट्स मतलब आप उन पॉइंट्स का यूज कर काफी सारे आइटम्स को खरीद सकते हैं। रोहन भी यहाँ आने के बाद अब वो टोकन को एक्सचेंज करवा लेता है। काउंटर वाला बंदा कहता है तो क्या आप अभी पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? रोहन उस टोकन को अपने हाथ में ले लेता है। वो उसे देखते हुए कहता नहीं अभी नहीं। अब इसके बाद रोहन उस टोकन को लेकर वहां से बाहर आ चुका था, और वहां से बाहर निकलने के बाद वो फिर से एक दूसरी जगह पर आ जाता है। जैसे ही रोहन इस जगह पर आने के बाद वो गेट के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, उसे तो गार्ड्स गेट पर ही रोक लेते हैं। वो रोहन को गेट पर रोकने के साथ कहते हैं अपने आप को आइडेंटिफाई करो। रोहन कहता हाँ मैं क्रॉस रोड गैरिसन रोहन हूँ। रोहन की यह कहने के बाद वो दोनों भी कहते हैं ठीक है तुम्हारी आइडेंटिटी कंफर्म हो गई है, अब तुम अंदर जा सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं रोहन भी अंदर एंटर कर जाता है। रोहन अंदर एंटर करने के बाद वो यहाँ पर काउंटर पर एक बंदे के पास आ जाता है। यहाँ आने के बाद रोहन कहता है हेलो मैं करप्टेड मॉन्स्टर्स के बारे में कुछ जानकारी जानना चाहता हूँ। काउंटर वाला बंदा रोहन को देखकर कहता है ओह तो क्या तुम ही वो पर्सन हो जिसने कहा था कि वो यहाँ पर जल्द ही आएगा? खैर ठीक है चलो मुझे मैप दो। इसके बाद रोहन भी अपने पास से निकाल कर उसे वो मैप दे देता है। हम देखते हैं वो बंदा उस मैप को लेने के बाद वो अपने टाइपराइटर मशीन से उस पर जगह जगह पर डॉट्स प्रिंट कर देता है, और उस डॉट्स को प्रिंट करने के बाद वो रोहन को वो मैप वापस लौटा देता है। वापस लौटाते वक्त वो कहता है जहाँ जहाँ पर डॉट्स प्रिंट किए गए हैं वहाँ पर करप्टेड मॉन्स्टर्स हैं, तो इसीलिए इसमें से किसी 3 मॉन्स्टर्स का सफाया करो और उसका सबूत वापस लेकर आओ। सबूत वापस लाने के बाद मैं तुम्हें जानकारी के साथ मैं तुम्हें कुछ अच्छी चीज भी दे सकता हूँ। उसके ये कहने के बाद हम देखते हैं रोहन के सामने एक क्वेस्ट ओपन हो जाता है, और इस क्वेस्ट के अंदर रोहन को 3 करप्टेड मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट करना था, और उन्हें एलिमिनेट करने के बाद उनके एविडेंसेस को वापस लाना था। कंप्लीटेशन के रिवॉर्ड में इसे प्रमोट कर इसे सीनियर बना दिया जाएगा, और इसी के साथ इसे इन्वेस्टिगेटिव टीम मेंबर का ब्रासलेट मिलेगा। रोहन भी इस क्वेस्ट को देखकर कहता ओह ये चीज तो मैंने पहले भी किया है, और ये चीज करने के लिए पीछे मुझे काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ था। खैर ठीक है अब हमारा सौदा पक्का रहा। ये कहते हुए रोहन वहां से जाने लगता है। रोहन के वहां से जाते वक्त पीछे से काउंटर वाला बंदा भी रोहन को बाय बाय करता है। वो बाय करते हुए कहता है तुम्हारी जर्नी सुरक्षित हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम रोहन को देखते हैं वो तैमूरा विलेज के अंदर एक टेलीपोर्टेशन की जगह पर आ गया था, और इस जगह का नाम था द टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल। रोहन कहता है इस सर्कल का यूज करना दूसरों के लिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, लेकिन अगर बात मेरी हो तो ये मेरे लिए एक्सपेंसिव नहीं है। इसके बाद हम टेलीपोर्ट करने वाले बंदे को देखते हैं। वो रोहन से पूछता है कि तुम्हारी डेस्टिनेशन क्या है? रोहन कहता है मेरी डेस्टिनेशन है रेमिंगटन। वो बंदा रोहन की बातें सुनकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है। वो कहता है रेमिंगटन, क्या आप सीरियस हैं? रोहन कहता है हाँ मैं सीरियस हूँ। वो बंदा कहता है ठीक है आपने कहा कि आपको वहां पर जाना है तो प्लीज आप जाकर उस सर्कल पर खड़े हो जाइए, मैं आपको यहाँ से टेलीपोर्ट कर देता हूँ। अब हम देखते हैं रोहन भी जाकर उस सर्कल में खड़ा हो चुका था, और इसके बाद वो वहां से डायरेक्ट रेमिंगटन में टेलीपोर्ट हो जाता है। यहाँ आने के बाद हम रोहन को देखते हैं वो अंगड़ाई लेते हुए कहता मुझे यहाँ पर आने के बाद भी इस बात पर गुस्सा आता है कि ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, क्योंकि मेरा एक्चुअल डेस्टिनेशन वो यहाँ से थोड़ा और दूर पर है, जहाँ पर मुझे टेलीपोर्ट कर भेजा नहीं जा सकता, और वहाँ पर पहुंचने का केवल एक ही रास्ता है, या तो आप पैदल जाएं या फिर आप फोर्सेस का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पैदल जाने में काफी ज्यादा समय लग जाता है। इसी कारण हम रोहन को देखते हैं वो भी जाकर वहाँ से एक हॉर्स को बाई कर लेता है, और उसे बाई करने के बाद वो सीधा अपने डेस्टिनेशन की तरफ चल देता है। हम देखते हैं रोहन उस हॉर्स पर बैठने और काफी देर राइड करने के बाद वो फाइनली अपने डेस्टिनेशन यानी रिनाई रीजन में एंटर कर चुका था। रोहन बताता है इस रिनाई रीजन का हाफ एरिया वो माउंटेन से कवर है, और उन माउंटेन्स के अंदर
अंदर काफी सारे रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं जिन्हें माइन करने के बाद आप निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पर मॉन्स्टर्स भरे हुए हैं, इसी कारण यहाँ पर माइनिंग करना इतना आसान नहीं है। अब लूचेंग ये सारी चीजें बताने के साथ और काफी देर राइड करने के बाद वो फाइनली रिनाई रीजन के अंदर उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे आना था। हम देखते हैं रोखन यहाँ आने के बाद एक कैसल के पास पहुंच जाता है, पर इस कैसल पर पहुंचने के बाद इस कैसल पर एक गार्ड होता है। वो गार्ड भी रोखन को जस्ट देखने के बाद वो चिल्लाते हुए कहता है, आउटसाइडर, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? रोखन उससे कहता है, शांत हो जाओ, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं एक नाइट बनना चाहता हूँ। हम देखते हैं उस गार्ड को जिसका लेवल 181 होने के साथ वो रिनाई रीजन का एक गार्ड था। वो बंदा रोखन की बातें सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता, क्या अभी तुमने क्या कहा? तुम एक नाइट बनना चाहते हो? तो फिर ठीक है, प्लीज तुम यहाँ पर कुछ मोमेंट वेट करो। उसके ये कहने के बाद हम देखते हैं वो नाइट दौड़ते हुए उस कैसल के अंदर चला जाता है। वो बंदा कैसल के अंदर जाकर यहाँ के लॉर्ड को इन्फॉर्म करता है। हम देखते हैं यहाँ के लॉर्ड को जैसे ही पता चलता है कि कोई बंदा यहाँ पर नाइट बनने के लिए आया है, वो काफी तेज दौड़ते हुए आकर दरवाजा खोलते हैं। दौड़ने के कारण वो वहाँ पर काफी ज्यादा हाँफ भी रहे थे। वो रोखन को देखने के बाद कहते हैं, तो क्या तुम ही वो पर्सन हो जो यहाँ पर नाइट बनने के लिए आया है? रोखन इस बंदे को देखने के बाद वो हमें बताता है ये पर्सन इस रीजन का लॉर्ड है, लेकिन इसके बाद भी इसकी कंडीशन काफी ज्यादा दयनीय है। हालांकि यही कारण कि मैंने इस जगह को चुना है। इस जगह को चुनने का पहला कारण यह है कि इनकी इमेज काफी ज्यादा गिरी हुई है, और दूसरा कारण यह है कि मुझे इस रीजन के अंदर कुछ ऐसे आइटम्स मिल सकते हैं जो कि नॉर्मली दूसरे रीजन में मुझे नहीं मिलते, इसलिए मैं ये मौका नहीं खो सकता। इसके बाद रोखन उनसे कहता है, हाँ मैं रिनाई रीजन में एक नाइट बनना चाहता हूँ। वो पर्सन रोखन को कहता है, ठीक है चलो फिर अंदर चलते हैं, अंदर बैठकर हम बात करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों अंदर आ चुके थे। यहाँ आने के बाद वो पर्सन रोखन से पूछता है, चलो मुझे हॉनेस्टली बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्योंकि जब तुम यहाँ पर आए हो तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं तुम्हारे जैसे किसी भी पर्सन को अफोर्ड नहीं कर सकता। गाइस, अफोर्ड करने का मतलब यहाँ पर यह है कि मैं किसी भी टाइप का पेमेंट नहीं दे पाऊंगा। रोखन कहता है, हाँ मैं समझता हूँ और मुझे आपसे किसी भी तरह की पेमेंट की जरूरत नहीं है। वो पर्सन कहते हैं, हाँ तो फिर तुम्हारी कुछ कंडीशंस होंगी है ना? रोखन कहता है, हाँ कुछ खास नहीं, पर मुझे इसके बदले में आप लैंड दे दीजिएगा। इसकी बात सुनकर वो थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं, क्या लैंड? रोखन कहता है, हाँ परेशान मत होइए, मैं आपसे पूरा लैंड नहीं मांग रहा। मैं जब तक आपका यहाँ पर नाइट बना रहूंगा तब तक आप मुझे माउंटेन के किसी हिस्से पर राइड दे देना। इसीलिए चलो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। रोखन भी ये कहते हुए अपने मन में काफी तेज स्माइल कर रहा था। वो कहता है, 1 ईयर मेरे लिए काफी है। अब हम देखते हैं उन पर्सन जिनका नाम था डेकरन वॉन रिनाई। वो काफी ज्यादा सोचते हुए रोखन से कहते हैं, तो तुम्हारा मतलब ये है कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से मेरे लिए मर्केनरी के रूप में काम करोगे, लेकिन इसके बदले में मुझे तुम्हें थोड़ा सा पार्ट ऑफ लैंड देना होगा। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं, तो मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे कर सकता हूँ? रोखन कहता, हाँ मुझे पता है आपका मेरे ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बता दिया, मैं आपसे कोई भी ऐसा माइन नहीं मांग रहा जो कि आपके रीजन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो लैंड मुझे देंगे, अगर उस माइन के अंदर अगर कोई भी मिनरल्स वगैरह मिलती है तो मैं वो माइन आपको दोबारा लौटा दूंगा, और इसके बदले में मैं कोई दूसरा पीस ऑफ लैंड एक्सेप्ट कर लूंगा। रिनाई भी इसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि वो कहता है, अगर आप लैंड के ऊपर माइनिंग राइट भी नहीं चाहते तो फिर आप क्या चाहते हैं? रोखन कहता है, मुझे सिर्फ उस लैंड के ऊपर मॉन्स्टर को हंट करने का राइट चाहिए। रिनाई कहते, क्या सिर्फ इतना ही? तो फिर ठीक है, लेकिन इसके बजाय जब आप मॉन्स्टर को हंट करने जाएंगे तो आपको कम से कम अपने साथ 3 नाइट्स को लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि हमारा ये रूल है, हम किसी भी नाइट को अकेले जल्दी नहीं भेजते। रोखन भी कहता है, सर मैं समझ गया। रोखन भी वहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, एक एनपीसी, आखिरकार वो एक एनपीसी ही है। क्या इसे सचमुच ये लगता है कि मैं ये सारी चीजें सिर्फ मॉन्स्टर क्रॉप्सेस के लिए करूंगा? इधर रिनाई भी कहते हैं, ठीक है, मुझे उम्मीद है आप नाइट बनने के बाद हमारे रीजन के डेवलपमेंट के लिए एफर्ट डालेंगे। रोखन भी कहता है, ऑफ कोर्स मैं एफर्ट डालूंगा। इसके बाद रोखन अपने घुटनों पर बैठ जाता है और उन्हें ग्रीटिंग देते हुए कहता है, आपकी सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। रिनाई भी इधर कहते हैं, तो फिर ठीक है, अब सारा डील यहाँ पर डन हो गया है, तो मैं डेकरेन वॉन रिनाई रोखन यानी तुम्हें एक नाइट के रूप में अपॉइंट करता हूँ। ये कहने के साथ वो अपने स्वॉर्ड को निकालते हैं, और अपने स्वॉर्ड को निकालने के बाद वो रोखन के पीठ पर रख देते हैं, जिससे रोखन फाइनली रिनाई रीजन का गार्ड भी बन चुका था। रोखन भी अब गार्ड बनने के बाद वो अपने मन में कहता है, ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो लैंड मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ रोखन को काफी सारे नोटिफिकेशंस भी आते हैं कि तुम फाइनली अब नाइट बन चुके हो, इसीलिए तुम्हें ये टाइटल यानी द फर्स्ट नाइट ये मिलता है। हम देखते इस टाइटल का पूरा नाम था द फर्स्ट नाइट, जो कि एक रेयर रैंक का टाइटल था, और ये टाइटल पाने वाला रोखन पहला व्यक्ति था। ये रोखन को इसलिए मिला था क्योंकि रोखन एक विजिटर के रूप में नाइट बनने वाला पहला व्यक्ति है। इसके इफेक्ट में सभी स्टेट्स 10% से इंक्रीज होते हैं। इसी के साथ जब रोखन किसी स्कॉट मिशन या किसी डिफेंस बैटल में होगा तो इसके स्टेट 10% से और इंक्रीज हो जाएंगे। रोखन भी टाइटल को पाने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है, स्कॉट मिशन के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन डिफेंस बैटल ये देखने में काफी ज्यादा यूजफुल प्रतीत होता है। रोखन भी अब रिनाई से कहता है, तो फिर ठीक है, अब मैं थोड़ा सोल्जर से मिलकर आता हूँ, अगर आप बिजी ना हो तो हम साथ में चल सकते हैं, अन्यथा मैं अकेले भी जा सकता हूँ। रिनाई कहते हैं, हाँ मैं तुम्हारे साथ चलता, पर मुझे अभी कुछ काम है, इसलिए तुम अकेले चले जाओ, मैं भी कैसल के सामने जा रहा हूँ, तुम कुछ देर के बाद सारे सोल्जर्स को इकट्ठा कर देना। रोखन भी कहता है, ठीक है जैसा आप कहें। ये कहने के बाद रिनाई वहाँ से फाइनली चला जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद रोखन भी वहाँ पर काफी ज्यादा डार्क स्माइल कर रहा था, और ऐसा इसलिए क्योंकि किसी न्यूली अराइव नाइट को इस तरह से स्वतंत्र रूप से घूमने देना ये बाकी के डोमेन्स में अनथिंकेबल है, यानी इसके बारे में कोई सोच
पहुंच भी नहीं सकता, क्योंकि नॉर्मली नाइट्स को खुलेआम घूमने की अनुमति नहीं होती है। ये कहने के बाद अब रोहन उस कैसल में इधर उधर घूमने चल देता है। वो इसमें इधर उधर चलते हुए अपने मन में सोच रहा था, वैसे इस डोमेन में दिखाई देने वाले मॉन्स्टर्स, उनका लेवल मैक्सिमम शायद 240 के आसपास होता है। वैसे लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ये सारी चीजें बताते हुए और रोहन उस कैसल के अंदर चलते हुए एक नाइट के पास पहुंच जाता है। वो यहाँ पहुंचने के बाद इससे कहता है, अब हम माइनिंग्स और सिटी के पास जितने भी मॉन्स्टर्स हैं, अब उनका हम सफाया शुरू करेंगे। इसीलिए इस कैसल की सुरक्षा के लिए कुछ गार्ड छोड़ दो और बाकी सभी लोगों को इकट्ठा करो। वो नाइट भी रोहन की बातें सुनने के बाद वो कहता है, जैसा आप कहें। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कैसल के सामने यहाँ पर जितने भी नाइट्स थे वो सारे इकट्ठा थे। रोहन उनसे पूछता तो क्या सभी यहाँ पर पहुंच गए? वो बंदा कहता हाँ। इसके बाद रोहन वहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है, तो अब हम मिशन शुरू करने वाले हैं, इसलिए मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूंगा या कहूंगा उसका शॉर्टली आंसर करना। क्या सब लोग समझ गए? वहाँ पर उपलब्ध जितने भी नाइट्स होते हैं वो लोग कहते हैं हाँ हम समझ गए। इसके बाद रोहन रिनाई से कहता है, तो फिर ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। रिनाई भी कहते हैं ठीक है तुम जाओ, पर अपना ध्यान रखना। इसके बाद रोहन वहाँ से सारे नाइट्स को लेकर वहाँ से चल देता है। रोहन बताता है इन सोल्जर्स का काम गाइड करने के साथ मॉन्स्टर्स को बांधना है ताकि वो इधर उधर बिखरे ना। ये सारी चीजें बताते हुए रोहन वहाँ पर आगे बढ़ रहा था और काफी देर आगे बढ़ने के बाद उन्हें फाइनली मॉन्स्टर्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। रोहन इन मॉन्स्टर को देखने के बाद कहता है, सभी लोग यहाँ पर रुक जाओ। वो सारे सोल्जर्स भी मॉन्स्टर्स को देखते हैं और वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। अब हम देखते हैं उन मॉन्स्टर्स को जो कि 213 लेवल के मॉन्स्टर्स होने के साथ ये लाइकेनथ्रोप मॉन्स्टर्स थे। वो मॉन्स्टर्स भी इन्हें देखने के बाद काफी तेज रोर करते हैं और इनके ऊपर अटैक करने ही वाले थे, पर तभी रोहन उनके सामने जाकर अपने वार क्राई को यूज करता है और वार क्राई करने के बाद रोहन अपने वेपन को लेकर उनकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वो उन मॉन्स्टर्स से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि अभी तुम किसकी जमीन पर खड़े हो? पर गाइस जैसा कि वो मॉन्स्टर्स थे इसलिए वो लोग कुछ भी नहीं कहते हैं। रोहन भी अब अपने वेपन को लेकर जंप करते हुए कहता है, मैंने तुमसे पूछा और तुम मेरा जवाब भी नहीं दे रहे। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारी बाप की जमीन है। ये कहकर रोहन उन मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। रोहन भी उन्हें मारते वक्त कहता है, इस लैंड की प्राइस तुम्हारी लाइफ है। इसी तरह का बकवास करते हुए वहाँ पर रोहन जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन सारे लोगों को मार देता है और उन सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद रोहन फाइनली वापस लौट आता है। उसके यहाँ आने के बाद रिनाई को जब ये पता चलता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम ये कह रहे हो कि तुमने अकेले सारे मॉन्स्टर्स को क्लियर कर दिया जो कि हमारे सिटी के आसपास थे, और वो भी सिर्फ एक दिन में। वैसे तुमने काफी बढ़िया काम किया है, इसके परिणाम काफी जबरदस्त हैं, पर हालांकि तुमने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिस पर विश्वास करना भी काफी कठिन है। पर ठीक है, वहाँ से जो बाई प्रोडक्ट्स आए हैं उससे हमारे डोमेन में काफी ज्यादा सुधार होगा। रोहन भी कहता हाँ, वहाँ से जितने भी बाई प्रोडक्ट्स मैं लेकर आया हूँ वो सारे बाई प्रोडक्ट्स मैं इस डोमेन में डोनेट कर रहा हूँ। रिनाई भी इसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं, क्या सच में? रोहन भी अपने मन में कहता हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि जो आइटम्स मेरे लिए जरूरी थे मैंने उन्हें पहले ही सिक्योर कर लिया है। रिनाई कहते हैं हाँ, इसी के साथ अगर आप डोमेन के लोगों में अपने कुछ आइटम्स को शेयर करते हैं तो ये भी काफी अच्छा रहेगा। रोहन कहता हाँ, प्लान यही है। रोहन हमें बताता है, मैं ऐसा इसलिए करूंगा क्योंकि जब मैं लोगों में आइटम्स को डोनेट करूंगा तो वो मुझे फॉलो करेंगे, जिससे उनके बीच मेरा ट्रस्ट और रेपुटेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। रोहन भी रिनाई से कहता हाँ, डोमेन के लोगों की सेफ्टी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसके बाद सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है। हम रोहन को देखते हैं ये सारे सोल्जर्स को लेकर फिर से मॉन्स्टर्स को मारने के लिए आ गया था। यहाँ आने के बाद वो सारे मॉन्स्टर्स को मारते समय वो अपने बाकी के सोल्जर्स से भी कहता है, जो भी मॉन्स्टर्स यहाँ पर एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें पूरी तरह से रोको। सोल्जर्स भी कहते हैं हाँ। अब हम कुछ देर बाद देखते हैं रोहन वहाँ पर काफी देर हंट करने के बाद वहाँ पर उसने काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया था। इन्हें मारने के बाद रोहन कहता ये काफी हद तक सुलझ गया है। इसके बाद रोहन अपने पास एक पाउच को निकालता है और वो पाउच वो अपने पास से निकालकर उन सोल्जर्स को दे देता है। उसे देते वक्त रोहन कहता है, इस चीज को मॉन्स्टर के एरियाज में फैला दो, पर ध्यान रखना ये बहुत अधिक ना फैले। वो सोल्जर्स रोहन से उस पाउच को लेने के बाद अब वो उसे खोलते हैं। जब वो उस पाउच को खोलते हैं तो उसमें से कुछ काफी घिनौना आइटम निकलता है जिसमें से काफी तेज बदबू भी आ रही थी। उनमें से एक सोल्जर पूछता भी है कि आखिर ये क्या है। दूसरा सोल्जर कहता है ये एक प्रोडक्ट है जो कि मैजिशियंस के द्वारा इन्वेंट किया गया था ताकि मॉन्स्टर्स के अटैक को रोका जा सके। रोहन भी वहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल करते हुए हमें बताता है ये प्रेडेटर्स डंग है, पर डंग नाम सुन के ये मत समझना कि ये आइटम बेकार है। ये आइटम सच में काफी ज्यादा यूजफुल है क्योंकि इसका यूज करके डोमेन के अंदर काफी सारे लैंड को आप अपने यूज में ले सकते हैं, क्योंकि आप इस प्रोडक्ट को जिस एरिया में फैलाएंगे उस एरिया में काफी तेज बदबू आने लगती है जो कि मॉन्स्टर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। इसलिए काफी सारे मॉन्स्टर्स वो इस एरिया से दूर ही रहना पसंद करते हैं, और जब मॉन्स्टर्स यहाँ से दूर हो जाते हैं तो आप अपने माइंड को काफी सुगम तरीके से कर सकते हैं। रोहन भी कहता है जब एक बार ये माइंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो उसे स्टार्ट होने के बाद लॉर्ड और डोमेन के लोगों का अटेंशन वहाँ पर चला जाएगा, और जैसे ही उनका ध्यान वहाँ पर जाएगा मैं अपने लैंड पर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करूंगा। अब रोहन के सारी चीजें सोचने के बाद सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है। सीन शिफ्ट होने के बाद हम रिनाई को देखते हैं। रिनाई रोहन से कहता है, रोहन तुम्हारा काफी ज्यादा थैंक्स क्योंकि ये सारी चीजें सिर्फ तुम्हारी ही बदौलत हो पाई हैं। हमने फाइनली आज सेकंड माइन के डेवलपमेंट को स्टार्ट कर दिया है। रोहन कहता है हाँ, पर अभी मुझे सिटी और माइनिंग के पास कुछ समय के लिए सिक्योरिटी को मजबूत करना होगा ताकि माइन डेवलपमेंट करते वक्त कोई भी दिक्कत ना आए। रिनाई कहते हैं हाँ रोहन, जैसा कि मुझे तुमसे एक्सपेक्टेड था, तुम सारी चीजें काफी ज्यादा फास्टली कर रहे हो। अब रोहन भी रिनाई की बातें सुनकर वो सोचने लगता है, ऐसा लगता है कि लॉर्ड इस माइन डेवलपमेंट में काफी ज्यादा बिजी हो गए हैं। इसी के साथ मैंने इनका ट्रस्ट भी जीत लिया है, तो
तो शायद अब समय आ गया कि मैं अपने लैंड को फाइंड करूं। रोहन भी अब रीनाई से कहता लॉर्ड अब मैं अभी के लिए चलता हूं क्योंकि मुझे काफी सारा काम है। लॉर्ड भी कहते हैं ठीक है अपना ख्याल रखना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं रोहन को, वो चलते चलते एक फॉरेस्ट के अंदर आ चुका था और ये वही लैंड है जो कि रोहन को दी गई थी। रोहन भी यहाँ आगे बढ़ने के साथ वो कहता है चलो देखते हैं कि मैंने तैमूरा से क्या खरीदा है। इसके बाद रोहन वहाँ पर मैप देखते हुए और काफी देर लगातार आगे बढ़ते हुए उसे उस फॉरेस्ट के अंदर एक हाउस मिल जाता है जो कि रोहन ढूंढ रहा था। रोहन भी फाइनली अब वो इस हाउस के अंदर एंटर करता है। वो कहता है अब जो कुछ भी मैं इस हाउस के अंदर करने वाला हूँ इससे किसी का भी ध्यान अट्रैक्ट नहीं होगा। ये कहकर वो हाउस के फ्लोर को काफी ध्यान से देखने के बाद वो कहता हाँ ये यही कहीं पर होना चाहिए। ये कहने के बाद हम देखते हैं रोहन अपने पैर को उस फर्श के ऊपर उठा लेता है और अपने पैर को उठाने के बाद वो उस फर्श पर करता है काफी तेज अटैक। अब अटैक करने के बाद उस हाउस का फर्श टूट जाता है और उस हाउस के फर्श को टूटने के बाद हम वहाँ पर देखते हैं सीक्रेट डंजन का डोर ओपन हो जाता है। रोहन भी उसे देखकर कहता है फाइनली मैंने इसे ढूंढ ही लिया और वो भी एक ही बार में। और अब जब रोहन को फाइनली वो गेट मिल चुका था तो इसके बाद रोहन अपने वेपन से उस गेट के ऊपर करता है काफी तेज अटैक क्योंकि रोहन को वो डंजन ओपन करने के लिए इस गेट को ब्रेक करना था। और अब जब रोहन उसके ऊपर काफी तेज अटैक करता है और वो डंजन का गेट फाइनली डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसके बाद रोहन के सामने एक डंजन ओपन हो जाता है। उस डंजन के ओपन होने के बाद रोहन वहाँ पर ज्यादा वेट नहीं करता है और सीधे अंदर एंटर करते हुए रोहन वहाँ पर काफी ज्यादा हंसते हुए कहता है अब मैं फाइनली इस डंजन के अंदर लूट को एंजॉय करूंगा। अंदर एंटर करने के बाद रोहन को नोटिफिकेशन भी आता है कि सीक्रेट डंजन जिसका नाम है केव ऑफ मिस्ट्रीज तुम इसके अंदर एंटर कर चुके हो और इस डंजन के अंदर एंटर करने वाले तुम पहले व्यक्ति हो। इसी कारण तुम्हारा एक्सपीरियंस पॉइंट और ड्रॉप रेट 30% से बढ़ जाता है नेक्स्ट 3 डेज के लिए। साथ में तुम्हें पायनियर टाइटल इफेक्ट भी मिलता है जो कि तुम्हारे बोनस को 10% और बढ़ा देता है। रोहन बताता है मैंने सीक्रेट डंजन को इसलिए डिस्कवर किया क्योंकि इस डंजन के अंदर आपको हंट करने के बाद काफी सारे इनहेंसमेंट स्टोन्स मिलते हैं। इनहेंसमेंट स्टोन जो कि डिवाइड है रेगुलर और एडवांस में। रेगुलर स्टोन्स का यूज कर आप अपने वेपन को +6 तक ही आप अपग्रेड कर सकते हैं लेकिन एडवांस स्टोन्स का यूज करके आप 8 से भी ज्यादा कर सकते हैं। हालांकि 200 लेवल के ऊपर के मॉन्स्टर्स इन स्टोन्स को गिराते हैं लेकिन इसके बाद भी रेगुलर स्टोन्स का ड्रॉप रेट 5% और एडवांस स्टोन्स का ड्रॉप रेट सिर्फ 1% होता है जो कि काफी ज्यादा कमी है। यानी आप अगर 100 मॉन्स्टर्स को मारते हैं तो उनमें से आपको सिर्फ एक एडवांस स्टोन मिलने के चांसेस हैं। हालांकि रोहन के पास यहाँ पर काफी सारे टाइटल इफेक्ट्स हैं इसी कारण रोहन के लिए ड्रॉप रेट लगभग 20% से भी ज्यादा होगा। इनहेंसमेंट स्टोन ये स्वाभाविक रूप से काफी ज्यादा दुर्लभ आइटम है इसी कारण इसे हाई प्राइस पर ट्रेड किया जाता है। रोहन भी कहता खैर अब वो समय भी आ गया है जब यूजर्स इनहेंसमेंट स्टोन और इनहेंसमेंट सिस्टम में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे। खैर अब टाइम आ गया कि मैं अपने गियर्स को फुल्ली इनहेंस करूं। रोहन अब काफी ज्यादा स्माइल करते हुए कहता चलो फिर उन सबका सफाया करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हम 213 लेवल के मिस्टिक स्टोन स्पिरिट्स को देखते हैं। हम देखते हैं रोहन भी आकर यहाँ एक चट्टान के पास उनके सामने छिपा हुआ था। रोहन बताता है इस डंजन के अंदर सारे मॉन्स्टर्स स्पिरिट पर बेस होते हैं जिनमें 4 टाइप के होते हैं जिसमें पहला स्टोन, दूसरा है फायर, तीसरा है वाटर और चौथा है विंड। इनका एलिमेंटल डैमेज और फिजिकल अटैक काफी ज्यादा मजबूत होता है इसलिए इनसे निपटना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। पर ऑफ कोर्स ये बातें दूसरों पर अप्लाई होती हैं मुझ पर नहीं। ये कहकर रोहन अपने पास से अपने हैंड एक्स को समन कर लेता है। उसे समन करने के बाद रोहन अपने बॉम्ब स्किल को यूज करता है। वो अपने बॉम्ब स्किल को यूज करने के बाद उनके साइड काफी तेजी से थ्रो करता है जिसे हम देखते हैं वहाँ पर होता है काफी तेज ब्लास्ट और जब वहाँ पर ब्लास्ट होता है तो उन मॉन्स्टर के कोर वो बाहर निकलते हैं। रोहन भी उसे देखकर कहता है ये कोर है। इसके बाद रोहन अपने वेपन का यूज करके उन कोर्स को भी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप इनके कोर को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो ये फिर से रीजनरेट होते रहेंगे इसीलिए रोहन उनके कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है। पहले कोर को डिस्ट्रॉय करने और एक मॉन्स्टर को मारने के बाद रोहन को फाइनली मिस्टिक फ्रेगमेंट मिल जाता है। रोहन भी उसे देखकर कहता है ये तो सिर्फ मुझे पहली बार में मिल गया। और गाइस हाँ मुझे पता है तुम्हें मिस्टिक फ्रेगमेंट समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या चीज है। तो देखो मॉन्स्टर को मारने के बाद उनके अंदर से मिस्टिक फ्रेगमेंट निकलता है और जब आप इन मिस्टिक फ्रेगमेंट्स का यूज करते हैं तो उसके अंदर से वो स्टोन्स बाहर निकलते हैं। हालांकि कई सारे फ्रेगमेंट में अच्छे आइटम्स और कई सारे फ्रेगमेंट में बेकार आइटम्स भी निकलते हैं। रोहन भी इस फ्रेगमेंट को देखकर कहता है अगर इसमें कुछ काम का नहीं निकला तो ये सिर्फ मेरे लिए कबाड़ है। पर जब रोहन फाइनली उस मिस्टिक फ्रेगमेंट का यूज करता है तो उसके अंदर से उसे रेगुलर इनहेंसमेंट स्टोन्स मिल जाते हैं। रोहन कहता है वाओ मुझे पहली बार में इनहेंसमेंट स्टोन मिल गया। खैर ठीक है चलो फाइनली बाकी के मॉन्स्टर्स को भी खत्म करते हैं। ये कहकर रोहन वहां से आगे बढ़ जाता है। हम देखते हैं रोहन के सामने लेवल 215 के मिस्टिक फायर स्पिरिट्स आ जाते हैं। रोहन भी उन्हें देखकर कहता है चलो अब तुम्हारी बारी। ये कहने के बाद रोहन काफी तेजी से जंप कर उनके ऊपर कर देता है काफी तेज अटैक। अटैक करने के बाद हम देखते हैं वहाँ पर काफी तेज ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद उनके कोर बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद एक ही बार में रोहन उनके सारे कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जब रोहन ने फायर स्पिरिट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था तो उसके सामने 209 लेवल के मिस्टिक वाटर स्पिरिट्स आ जाते हैं। रोहन भी उन्हें देखकर कहता है बहुत बढ़िया ये खुद ही मेरे सामने आ रहे हैं इसीलिए मुझे यहाँ पर ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। ये कहने के बाद रोहन उनके ऊपर भी अटैक करता है और एक ही बार में उन सारे लोगों को खत्म कर
कर देता है। अब जब रोहन ने उन सारे लोगों को मार दिया था तो वह वहाँ पर बैठ जाता है और आगे बाकी के लोगों का इंतजार करने लगता है। पर आगे काफी ज्यादा अंधेरा होने के साथ उसे आगे कोई भी नहीं दिख रहा था। पर वहाँ पर रोहन के बैठने के हम कुछ देर बाद देखते हैं अंधेरे में से रॉक स्प्रिट की आई ग्लो करने लगती है। रोहन भी उसे देखकर समझ जाता है कि ये इस डंजन का बॉस यानी रॉक स्प्रिट है। रोहन ये सारी चीजें सोच ही रहा था तभी वो रॉक स्प्रिट अपने हाथ का यूज कर रोहन के ऊपर कर देता है काफी तेज अटैक। हालांकि रोहन उसके अटैक को डॉज कर उसके हाथ पर ही चढ़ जाता है और उसके हाथ से उसकी बॉडी पर चढ़कर उसके बॉडी के चारों तरफ वो काफी तेज अटैक करता है। हम देखते हैं ये अटैक रोहन ने अपने काफी ज्यादा स्ट्रेंथ का यूज कर किया था, इसी कारण वो रॉक स्प्रिट वहां पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसके सीने के पास से उसका कोर भी दिखने लगा था। अब जब उसका कोर फाइनली दिखने लगा था तो रोहन भी उसे देखकर कहता है इसका कोर फाइनली मुझे दिखने लगा है, चलो फिर इसका काम यहाँ पर जल्दी से खत्म कर यहाँ से वापस चलते हैं। ये कहकर रोहन उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था पर तभी वो रॉक स्प्रिट अपने एक्सप्लोजन टेक्निक का यूज कर अपने काफी सारे एक्सप्लोजिव रॉक्स को रोहन के साइड काफी तेजी से थ्रो कर देता है। हालांकि रोहन उसके सारे अटैक के सामने से हट जाता है जिससे हम देखते हैं उसके पीछे होता है काफी तेज ब्लास्ट। अब हम देखते हैं रोहन भी यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो कहता है अब तुम्हें जो करना था वो तुमने कर लिया तो फाइनली अब मेरी बारी। ये कहने के बाद रोहन अपने एक टेक्निक यानी क्रिटिकल स्ट्राइक को यूज करता है। और गाइस तुम्हें तो ये पता ही है कि रोहन के स्ट्राइक कितना ज्यादा पावरफुल होता है। ये बड़े से बड़े मॉन्स्टर्स को 2 टुकड़ों में काट देता है और होता भी यही है। हम देखते हैं रोहन उसके ऊपर अटैक कर उसके कोर को 2 टुकड़ों में डिस्ट्रॉय कर देता है। उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद रोहन का लेवल भी अप हो चुका था और जब फाइनली वो मॉन्स्टर यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया था तो उसका फ्रेगमेंट वो फाइनली नीचे गिर जाता है। रोहन भी उसके पास जाकर उसे उठा लेता है। उसे उठाने के बाद रोहन को नोटिफिकेशन आता है कि तुमने गारंटेड मिस्टिक फ्रेगमेंट को ऑब्टेन कर लिया है। गाइस गारंटेड फ्रेगमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप इस स्टोन का यूज करेंगे तो ये चीज गारंटेड है कि आपको एडवांस एनहांसमेंट स्टोन मिलेगा। रोहन भी इस स्टोन को देखने के बाद वो बताता है अगर ये स्टोन किसी लॉर्ड को मिला होता तो वो इसे बेचकर काफी सारा पैसा कमा लेता। हालांकि एडवांस एनहांसमेंट स्टोन्स को सेल करना ये काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है लेकिन एक एनपीसी के रूप में इसे सेल करना ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि इसे रोहन ने डिस्कवर किया है इसलिए सिचुएशन अब अलग है। रोहन ने भी अब इस मोमेंट पर उसने काफी सारे फ्रेगमेंट्स को ऑब्टेन कर लिया था इसलिए वो कहता है इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ज्यादा अनलकी निकलता हूँ, एटलीस्ट मुझे कम से कम इतने सारे फ्रेगमेंट्स के अंदर 1000 एडवांस एनहांसमेंट स्टोन्स तो मिल ही जाएंगे। रोहन भी वहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल करते हुए कहता खैर ऐसा लगता है इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर एनहांसमेंट स्टोन का मार्केट मैं ही कंट्रोल करने वाला हूँ क्योंकि पावर वो सचमुच एनहांसमेंट स्टोन से ही आती है। और अब जब रोहन ने पूरा डंजन क्लियर कर दिया था तो इसके बाद वो अपने रीन बुक को यूज करता है। उसे यूज करने के बाद वो वहाँ से सीधे तैमूरा विलेज के अंदर एक ब्लैक स्मिथ के पास आ जाता है। यहाँ आने के बाद वो पहले बाहर एक टेबल पर बैठ जाता है और अपने सारे फ्रेगमेंट्स को निकाल लेता है। इतने सारे फ्रेगमेंट्स को बाहर निकालने के बाद रोहन एक एक कर सारे फ्रेगमेंट को यूज करने लगता है। हम देखते जब रोहन एक फ्रेगमेंट को यूज करता है तो उसके अंदर से एक शाइनिंग स्टोन बाहर निकलता है। रोहन भी उसे देखकर कहता है ये तो बेकार है। ये कहकर वो उसे पीछे फेंक देता है। इसे फेंकने के बाद वो बाकी के स्टोन्स को यूज करने लगता है जिसमें काफी सारे रेगुलर स्टोन और कुछ एडवांस स्टोन्स भी निकलते हैं। इसी के साथ कई सारे फ्रेगमेंट्स में से मिस्टिक पाउडर भी निकलता है। खैर इन सारे फ्रेगमेंट्स को यूज करने के बाद रोहन के लिए वहाँ पर जो काम का आइटम निकलता है यानी वो एडवांस एनहांसमेंट स्टोन्स उन्हें रोहन वहाँ से ले लेता है और वहाँ से लेने के बाद वो सीधे ले जाकर उस ब्लैक स्मिथ के सामने रख देता है। उसे देखकर वो ड्वार्फ वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो उन्हें देखकर कहता है इतने इतने सारे एनहांसमेंट स्टोन्स, ये तो सचमुच काफी सारे हैं, आखिर तुम्हें इतना सारा कहाँ से मिला? रोहन कहता है आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये कहाँ से मिला है, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे गियर्स को +7 से इनहेंस कर दीजिए। रोहन बताता है अप टू +7 तक इनहेंस करने पर वेपन के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस रहते हैं। इसी के साथ अनसक्सेस होने के चांसेस भी काफी ज्यादा रहते हैं। हालांकि अगर वो अनसक्सेस भी हो जाते हैं तो रोहन को कोई टेंशन नहीं क्योंकि उसके पास काफी सारे एनहेंसमेंट स्टोन्स हैं। हम देखते हैं वो ड्वार्फ भी अपना काम शुरू कर देता है जिसमें काफी सारा फेलियर और 1-2 बार सक्सेस भी मिलता है। रोहन कहता है शुरुआत में +7 तक इनहेंस करना ये वेपन्स के लिए अच्छा होगा और अगर ये सक्सेसफुली +7 से इनहेंस हो जाता तो मैं इसके आगे इनहेंस करवाऊंगा। वो ड्वार्फ भी अब तक इसके वेपन को इनहेंस कर देता है। वो कहता है ये हो गया। रोहन कहता है हाँ ये इनहेंस तो हो गया पर एक चीज और, मुझे अपने वेपन को इससे भी ज्यादा ऊपर इनहेंस करवाना है, इसीलिए आप सिर्फ एडवांस इनहेंसमेंट स्टोन्स का यूज कीजिए। ये कहकर रोहन अपने पास से काफी सारे एडवांस इनहेंसमेंट स्टोन्स को निकालकर उसे दे देता है। रोहन बताता है अगर आप अपने वेपन को 8 से ऊपर इनहेंस करवाएंगे तो रेगुलर स्टोन के फेल होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। हालांकि आप अगर एडवांस इनहेंसमेंट स्टोन्स का यूज करते हैं तो आगे जाने पर आपके वेपन के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं वो ड्वार्फ जब इसे इनहेंस कर रहा था तो रोहन के सामने काफी सारे फेलियर्स आ रहे थे। रोहन भी उसे देखकर काफी ज्यादा परेशान होने लगा था। वो कहता है क्या मुझे ये जोखिम उठाना चाहिए या नहीं? रोहन ये सारी चीजें सोच ही रहा था पर तभी उसका वेपन वो ड्वार्फ फाइनली इनहेंस कर देता है। उसे इनहेंस करने के बाद वो ड्वार्फ रोहन से कहता है तो क्या आप इसमें कुछ और भी इनहेंस करवाना चाहते हैं? रोहन काफी ज्यादा शॉक होते हुए उसे कहता है नहीं अभी के लिए इतना काफी है। इसके बाद रोहन अपने गियर्स को इक्विप करता है। हम देखते हैं उसका गियर इक्विप करने के बाद उसके गियर से काफी ज्यादा एनर्जी भी बाहर निकल रही थी। रोहन भी उसे देखकर कहता है हाँ ये तो सचमुच काफी ज्यादा कूल लग रहा है। हालांकि अभी इसके गियर के इफेक्ट्स को टर्न ऑफ कर देते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा कूल लग रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एनिमीज को काफी आसानी से अट्रैक्ट करेगा। खैर अब यहाँ पर एनहेंसमेंट का सारा काम हो गया है तो चलो फिर यहाँ से चलते हैं।
ये कहकर रोकन वहाँ पर अपने रून बुक को यूज करता है और वहाँ से सीधे टेलीपोर्ट हो जाता है। तो गाइस हाँ, फाइनली हमारे यहीं पर 100 चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर खत्म होने के बाद हम देखते हैं ऑथर हमें वाइन की पार्टी वगैरह दे रहा था। हालांकि गाइस ऑथर को भी पता है कि काफी सारे लोग वाइन नहीं पीते, इसी कारण ऑथर रोकन को कहता है कि वो छोटे बच्चों को चॉकलेट दे दे और जो बड़े बच्चे हैं ऑथर उन्हें कुछ और देता है। हाँ, क्या मतलब ऑथर नोटी है। चलो फिर गाइस खैर चैप्टर 100 का सेलिब्रेशन यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद हम देखते हैं रोकन वो भी फाइनली किसी जगह पर आ गया था। रोकन भी यहाँ पर अपने वेपन को लेकर आगे बढ़ रहा था। इसी के साथ रोकन काफी ज्यादा टायर्ड महसूस कर रहा था क्योंकि उसने 3 दिनों से लगातार हंट किया है। ये सारी चीजें सोचते हुए रोकन आगे बढ़ रहा था। इसी के साथ वो अपने वेपन को भी अनइक्विप कर देता है। उसे अनइक्विप करने के बाद अपने सामने सिस्टम विंडो को खोल लेता है। वो कहता है चलो फिर इसमें देखते हैं कि कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन आई है या नहीं। इसके बाद फाइनली जब वहाँ पर रोकन न्यूज़ वगैरह को देखता है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ उसे उस न्यूज में पता चलता है कि फर्स्ट गिल्ड इस सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अंदर रिपेयर हो गया है, जिनके बारे में सिटी में हर कोई बात कर रहा है और उस गिल्ड का नाम है हेलहाउंड। रोकन को भी इस गिल्ड का नाम सुनने के बाद उसे याद आता है। वो बताता है मेरी प्रीवियस लाइफ में इन्हें हाउंड के नाम से जाना जाता था। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये बिना किसी भेदभाव के सिर्फ प्रॉफिट के लिए कोई भी कार्य करने के लिए तैयार रहते थे। इसके अपोजिट वो ऐसे सारे कामों को अवॉइड करते थे जो कि उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। हालांकि उनसे मुझे कभी कोई समस्या नहीं हुई थी सिवाय उस टकरार के। बेशक उस टाइम में मैं काफी ज्यादा प्रॉब्लम में था क्योंकि मैं बार बार मर रहा था और अपने लेवल के साथ अपने आइटम्स को भी खो रहा था। इसी बीच इन हाउंड्स ने इन्होंने भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी और इन्होंने मेरी गर्दन पकड़कर मुझे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन जहां तक मुझे याद है सेंट्रल कॉन्टिनेंट में पहुंचने वाला पहला गिल्ड रैग्नारोक था, इसलिए मुझे ये भी नहीं पता कि ये कमीने यहाँ पर कैसे पहुंचे और आखिर वो रैग्नारोक बास्टर्ड वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं। पर खैर वो रैग्नारोक के बजाय यहाँ पर आ रहे हैं तो मैं उनका प्रॉपर वेलकम करूंगा। ये कहते हुए रोहन वहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा था। रोहन कहता है अगर वो किसी रेगुलर रूट से आएंगे तो यहाँ आने के बाद वो सिर्फ एक ही पोर्ट पर लैंड हो सकते हैं। अब रोहन भी यहाँ पर सारी चीजें सोचने के बाद यहाँ से खुद को गेम से लॉग आउट कर लेता है। गेम लॉग आउट होने के बाद सीन शिफ्ट होता है। हम रोहन को देखते हैं। हम देखते हैं रोहन अपने कंप्यूटर पर एक वीडियो अपलोड कर रहा था। वो कहता है उनसे मिलने जाने से पहले मुझे कुछ वीडियोज अपलोड कर देनी चाहिए। हालांकि मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, कहीं इस वीडियो से ऐसा ना हो कि ये लोगों का ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर ले। पर खैर ये कोई भी मायने नहीं रखता। ये कहने के बाद हम देखते हैं रोहन एक वीडियो अपलोड कर देता है जिसमें उसने 4 टियर सिटी को रिवील किया था। आसान शब्दों में कहा जाए तो इस वीडियो के माध्यम से लोगों को 4 सिटी से इंट्रोड्यूस करवा रहा था। रोहन इस वीडियो को अपलोड करने के बाद वो कहता है वेल ये गिल्ड के लिए मायने नहीं रखता क्योंकि एक बंदा जो कि शहर को इंट्रोड्यूस कर रहा है और एक बंदा जो कि जस्ट अभी पोर्ट पर पहुंचने वाला है, तो ये जाहिर सी बात है ये लोगों को पता चल जाएगा कि पहले कौन पहुंचा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम हेलहाउंड गिल्ड वालों को देखते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद इनका गिल्ड लीडर कहता है तो क्या सभी ने अपने रूम्स को बुक मार्क कर लिया। वो सारे लोग भी कहते हैं हाँ। इसके बाद हम देखते एक बंदे को जिसे देखकर हमें थोड़ा थोड़ा अटैक ऑन टाइटन का फील आ रहा था। वो इन सबसे कहता है सौभाग्य की बात ये है कि र्यून बुक ये हमें सेव करती है। हम देखते उस बंदे के ओवरव्यू को जिसका नाम था गॉड डॉग। इसी के साथ ये हेलहाउंड गिल्ड का लीडर था। वो सारे लोगों से कहता है भले ही ये एक न्यू कॉन्टिनेंट है लेकिन फिर भी मॉब्स का लेवल यहाँ पर काफी ज्यादा होगा, इसीलिए सब लोग सावधान रहो क्योंकि अगर हम नेक्स्ट सिटी पहुंचने से पहले मर गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी के साथ आगे कोई पब्लिक पाथ नहीं है इसलिए सतर्क रहो। हमें किसी भी हालत में हेलहाउंड गिल्ड को सबसे आगे रखना है। इसके बाद सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है। सीन शिफ्ट होने के बाद हम इन्हीं लोगों को देखते हैं। ये चट्टानों के किनारे काफी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हुए एक बंदा गिल्ड लीडर से कहता है कैप्टन आगे काफी ज्यादा फॉग है इसीलिए देखने में काफी ज्यादा हमें दिक्कत हो रही है। गिल्ड लीडर भी कहता है कोहरा तो सचमुच काफी ज्यादा है इसलिए मेजेस सभी लोग अपने अपने पोजीशंस को बना लो और इसे क्लियर करो। उसके कहने के बाद हम उन मेजेस को देखते हैं। वो अपने मैजिक का यूज कर कोहरे के साइड काफी तेज फायर थ्रो करते हैं। हालांकि उनके फायर थ्रो करने के जस्ट बाद वो कोहरा तो गायब हो जाता है लेकिन इसके बाद वो फिर से तुरंत ही रिजनरेट हो जाता है। गिल्ड लीडर भी इसे देखकर कहता है ये तो काफी जल्दी हील हो गया। गिल्ड लीडर भी ये देखकर कहता है ये फॉग ये तो काफी जल्दी हील हो गया। इसी के साथ हमें ये भी नहीं पता कि इस फॉग के पीछे क्या हो सकता है। तो फिर ठीक है प्रिस्ट्स अपने इंचेंटमेंट्स को कास्ट करो। वो सारे प्रिस्ट क्लास के बंदे भी कहते हैं जी जैसा आप कहें। ये कहकर वो प्रिस्ट वहाँ पर कुछ कर पाते इससे पहले हम देखते हैं आगे से काफी तेज आवाज आती है। ये देखकर वो सारे लोग भी यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। हम देखते हैं इसके बाद उस फॉग के अंदर से काफी सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे थे। इन्हें देखकर इनका लीडर भी कहता है सभी लोग सावधान हो जाओ क्योंकि ये कोई लो लेवल के अनडेड नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं उन ज़ॉम्बीज के ओवरव्यू को जो कि 194 लेवल का होने के साथ ये काफी भारी मात्रा में फॉग के साइड से इनकी तरफ आ रहे थे। इन्हें अपनी तरफ आता देख हेलहाउंड के प्रिस्ट क्लास वाले बंदे वो अपने होली वेपन का यूज कर फॉर्मेशंस को बनाने लगते हैं और फॉर्मेशन बनाने के बाद वो उन ज़ॉम्बीज के ऊपर करते हैं काफी तेज अटैक, जिससे हम देखते हैं सामने होता है काफी तेज ब्लास्ट। और ब्लास्ट के बाद जब वो कोहरा वहां से हटता है तो हम देखते हैं वहां पर काफी सारे ज़ॉम्बीज भी मर चुके थे। इन्हें मारने के बाद ये लोग थोड़ा चैन की सांस ले पाते इससे पहले ही अपने सामने देखते हैं और भी काफी सारे ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स इनके साइड आने लगते हैं। उन्हें देखकर इनका गिल्ड मास्टर भी कहता है ये ज़ॉम्बीज ये किसी भी टाइप का मैजिकल अटैक नहीं करते, इसीलिए सभी लोग ग्रुप बनाओ और इन पर काउंटर अटैक करो। गिल्ड मास्टर भी अपने वेपन को लेकर वो पोजीशंस वगैरह अपने
बनाने लगता है। वो कहता है तो फिर ठीक है, अब हम फाइनली एक लॉन्ग बैटल में एंटर करने जा रहे हैं जो कि हो सकता है काफी लंबा चले, इसीलिए इस बैटल में कमांड सारे टीम लीडर्स को दे दिया जाता है। ये कहकर ये लोग उनसे फाइट वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं और उनसे ये लोग लगातार काफी देर तक फाइट करते हैं क्योंकि इनकी संख्या यहाँ पर काफी ज्यादा थी और मरने के बाद ये लोग लगातार रिजनरेट हो रहे थे। रिजनरेट होने का मतलब गाइस यहाँ पर ये है कि ये लोग लगातार सामने से आए जा रहे थे, यानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गिल्ड मास्टर भी इन्हें देखकर कहता है ये कमीने ये कब तक आते रहेंगे, आखिर ये कमीने इतना ज्यादा फास्टली किस जगह से आ रहे हैं। ये सारी चीजें कहते हुए हम देखते हैं गिल्ड लीडर को, वो भी फाइट करते करते काफी ज्यादा थक चुका था। इसके बाद ये सारे लोग यहाँ पर फाइट वगैरह कर रहे थे, पर तभी इन्हें सामने से कुछ आवाज आती है। ये सारे लोग इस आवाज को सुनकर ये लोग कहते हैं ये आवाज थोड़ी सी डिफरेंट है, ऐसा लग रहा है कि इस बार कुछ अलग आने वाला है, इसीलिए सभी लोग सावधान हो जाओ। इसके बाद जब इनके सामने से रोखन फॉग में से आ रहा था तो इन लोगों को भी वो थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है। ये लोग उसे देखकर कहते हैं इसका शेप तो किसी ह्यूमन जैसा है, तो क्या ये कोई एनपीसी है जो कि हमें रेस्क्यू करने आ रहा है। इतने में रोखन भी इनके काफी पास पहुंच चुका था। ये लोग भी इसे देखकर चिल्लाते हुए कहते हैं ये हमारे काफी पास आ गया है, इसीलिए अभी के लिए इसे डॉज करो। रोखन भी इनके बीच से एक हर्ष पर बैठकर काफी तेजी से जाते हुए वो कहता है गाइस पैनिक मत करो क्योंकि असली मजा यहीं से शुरू होने वाला है। ये कहकर रोखन उनके बीच से अपने क्लॉक ऑफ स्टेल्थ को यूज करता है जिससे रोखन इनके बीच से हाइड होकर वहां से चला जाता है। ये लोग भी इसे देखकर कहते हैं ये तो गायब हो गया। उनमें से एक बंदा दूसरे बंदे से कहता है आखिर वो अचानक से कहाँ चला गया। वो ये सारी चीजें यहाँ पर कह ही रहा था, पर तभी उसके पीछे से एक ज़ॉम्बी आ जाता है। दूसरा बंदा भी चिल्लाते हुए कहता है अपने पीछे देखो, पर वो बंदा पीछे मुड़कर उसे देख पाता है इससे पहले वो ज़ॉम्बी उसका सर काफी तेजी से पकड़कर सीधे चट्टान में धंसा देता है। दूसरी तरफ हम दूसरे बंदे को देखते हैं, वो भी वहाँ पर काफी तेजी से भाग रहा था, पर वो भाग पाता इससे पहले एक ज़ॉम्बी उसका भी काम वहीं पर खत्म कर देता है। इनका लीडर भी इन्हें देखकर कहता है डैम, ऐसा लग रहा है कि वो कमीना जो अभी यहाँ से गया है वही इन सारे ज़ॉम्बीज को लीड कर रहा है। इसी के साथ हम देखते उसके सारे गिल्ड मेंबर्स यहाँ पर मर चुके थे और लास्ट में सिर्फ गिल्ड लीडर ही बचा था। सारे ज़ॉम्बीज भी उसे मारने के लिए उसके ऊपर काफी तेज अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते रोखन को, वो भी दूसरी साइड चट्टान पर बैठा हुआ था। वो कहता है मैंने जितना सोचा था ये तो उसे ज्यादा फास्टली खत्म हो गए, इस रेट से तो उनकी स्ट्रेंथ काफी जल्दी काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगी। सीन शिफ्ट होता हम इन लोगों को देखते हैं। इनका लीडर अपने पूरे ग्रुप वालों से कहता है जल्दी करो, सारे लोग इकट्ठा हो जाओ, हमें एंट्रेंस साइड पर पहुंचना होगा इससे पहले कि ज़ॉम्बीज रीजनरेट हो, क्योंकि हम यहाँ पर 5 बार मर चुके हैं। गिल्ड लीडर ये सारी चीजें वहाँ पर चिल्लाते हुए कह रहा था, पर तभी वो गिल्ड लीडर के पास आ जाता है। वो कहता है कैप्टन जरा इसे देखिए। गिल्ड लीडर इसकी बातें सुनकर वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है मैं भी यहाँ पर इतना ज्यादा बिजी हूँ और तुम मुझे ये सारी चीजें दिखाने की कोशिश कर रहे हो। वो बंदा कहता हाँ कैप्टन, पर इस वीडियो में रोखन है। कैप्टन कहता हाँ भले उसमें रोखन हो या कोई और, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि इस बकवास के लिए हमारे पास यहाँ पर टाइम है? ये आदमी यहाँ पर बार बार भागता रहता है। वो बंदा फिर से कहता है कैप्टन प्लीज शांत हो जाइए, पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको जो कुछ भी कहना होगा वो कहिएगा। इसके बाद जब गिल्ड लीडर फाइनली उस वीडियो को देखता है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो इस वीडियो को देखकर कहता है ये कमीना रोखन वो तो यही है, ये सेम वही जगह है जहाँ पर अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्ट्रॉय हुए हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि वही कमीना इन सारे ज़ॉम्बीज को लीड कर रहा है? तो फाइनली हमारे डिस्ट्रॉय होने का कारण हमें मिल गया, ये वही कमीना जो हर बार हमारे उस जगह पर जाने पर हमारे पास से गुजरता था। तो फिर ठीक है, मैं सभी हेलहाउंड्स को ऑर्डर देता हूँ। ये कहने के बाद हम देखते हैं इनका गिल्ड लीडर वहाँ पर काफी तेज चिल्लाते हुए कहता है ये कमीना रोखन, इसका नाम चाहे जो भी हो, इसे अभी के अभी मेरे पास लेकर आओ। रोखन ये कमीना आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? खैर ये तो क्लियर है कि वो हम पर नजर रख रहा है। ये हमसे पहले सेंट्रल कॉन्टिनेंट पर पहुंच गया और वो अब हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ताकि हम उससे ना मिल सकें। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उस कमीने ने उस जगह को पार कैसे किया। दूसरा बंदा कहता है उस कमीने ने एक हर्ष को हायर किया था जिसके कारण वो अपनी काफी ज्यादा स्पीड का यूज करके उनके बीच से चला गया और मुझे लगता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। ये कहने के बाद वो बंदा पीछे मुड़कर देखता है। वो कहता है लेकिन गिल्ड लीडर कहता है क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है? वो बंदा कहता है हाँ, एक हर्ष का कॉस्ट लगभग 100 गोल्ड से भी ज्यादा होता है, पर हमारे पास तो काफी सारे लोग हैं, तो आखिर हम उन्हें कैसे खरीदेंगे? इनका गिल्ड लीडर कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, हम इतना सारा पैसा इधर उधर क्यों फेंकेंगे, चलो सिर्फ एक स्मॉल एलीट ग्रुप के साथ ही से पार करते हैं। इसकी बातें सुनकर उस बंदे के साथ पूरा ग्रुप भी हैरान हो जाता है। वो बंदा भी दबे मन से कहता है क्या एक स्मॉल एलीट ग्रुप, तो आखिर बाकी के लोगों का क्या होगा? पीछे खड़े वो सारे लोग भी आपस में फुसफुसाने लगते हैं। वो कहते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ टीम लीडर ही पहले जाएंगे? दूसरा बंदा उससे कहता है नहीं, अगर ऐसा तो मैं यहाँ पर क्यों आया था? एक स्मॉल एलीट ग्रुप का मतलब यह है कि सिर्फ टीम लीडर्स ही वहाँ पर जाएंगे, यानी अंततः इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हम मारे जाएंगे। वो ये सारी चीजें सोच ही रहे थे, पर तभी उनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है ऊपर देखो। हम ऊपर देखते हैं, रोखन वहाँ पर बैठा हुआ था। वो कहता है दोस्तों तुम लोगों का स्वागत है, तुमने मुझे मिस किया, मुझे लगता है कि तुम मुझे भूल गए। इसे देखकर वो सारे लोग भी काफी ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। वो कहते हैं ये तो रोखन है कैप्टन, उसे देखिए रोखन वो अपने आप आ गया। इनका कैप्टन भी उसे देखकर कहता है कमीने तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, चलो फिर बताओ हमारी तुमसे क्या दुश्मनी है जो तुम ऐसा कर रहे हो?
इनकी बातें सुनने के बाद रोहन भी वहाँ से जंप कर इनके सामने आ जाता है। यहाँ आने के बाद वो पीछे मुड़कर इन्हें देखते हुए कहता है, मैं तो तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं, तो फिर मैं ऐसा क्यों करूंगा। इनका टीम लीडर कहता तो फिर ठीक है, हमें बातचीत करने की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैटर यहाँ पर बातचीत करने से नहीं सुलझने वाला। ये कहकर वो अपने वेपन को अपने हाथ में अपेयर कर लेता है। अपने वेपन को अपने हाथ में अपेयर करने के बाद वो रोहन से कहता है, चलो फिर बैटल के लिए तैयार हो जाओ। रोहन भी इनकी बातें सुनकर वो अपने वेपन को अपेयर करने लगता है। वो कहता है, खैर अगर तुम बैटल ही चाहते तो फिर ठीक है। इसी के साथ हम देखते हैं उसका स्टेटस विंडो वो वहाँ पर ग्लिच करने लगता है, और ग्लिच करने के बाद वो फाइनली ब्लॉक हो जाता है। और अपने स्टेटस विंडो को रोहन ने खुद ही ब्लॉक किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो इन्हें मारे तो इस पर कोई भी पेनल्टी ना लगाई जाए। ऐसा आप फ्यू कॉइन्स को स्पेंड कर अपने इनसाइड को ब्लॉक कर सकते हैं। हम देखते हैं इन सबके लीडर को। इनका लीडर भी कहता है, सचमुच ये बंदा काफी ज्यादा अनलकी है, तो फिर ठीक है अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। उसके ये कहने के बाद उसके सारे मेंबर अपने अपने फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर देते हैं। इसके सारे मेंबर्स भी कहते हैं, चलो फिर देखते हैं कि तुम कितना देर तक टिक पाते हो। इन सब के इस फॉर्मेशन के यूज करने के बाद रोहन को नोटिफिकेशन भी आता है कि गिल्ड हेल हाउंड ने इन्होंने फॉर्मेशन इफेक्ट का यूज किया है, जिसका नाम है बॉन्ड ऑफ पावर डी। रोहन भी इसे देखकर कहता हूँ, ये इफेक्ट ये कुछ ऐसे रेयर मॉन्स्टर्स होते हैं जिन्हें मारने के बाद आपको ये मिल सकता है। हालांकि इसकी ड्रॉप रेट काफी ज्यादा कम होती है, लेकिन इसके बाद भी ऐसा लगता है कि ये लोग काफी ज्यादा लकी हैं, इसीलिए इन्हें ये मिला। इधर से इनका लीडर भी चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारी अहंकार की कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। ये कहने के बाद वो अपने काफी ज्यादा स्ट्रेंथ का यूज कर रोहन के ऊपर अटैक करने के लिए उसके साइड काफी तेजी से रन करता है। रोहन भी इसे देखकर स्माइल करते हुए कहता हूँ, गिल्ड लीडर्स यूजुअली ये बैटल्स में पीछे रहते हैं और पीछे रहकर ये केवल फाइनल स्ट्राइक ही करते हैं, पर इसे इस तरह से आगे बढ़ता देख ऐसा लगता है कि इसे इसकी स्किल्स पर कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही है। रोहन कहता, पर खैर कॉन्फिडेंस से बैटल नहीं जीती जाती, बैटल जीतने के लिए कई सारी चीजें मायने रखती हैं। ये कहकर रोहन भी अपने हाथ में अपने बैटल एक्स को समन कर लेता है। उसे समन करने के बाद वो अपने बॉम्ब स्किल को यूज कर इसके साइड काफी तेजी से थ्रो कर देता है, जिससे हम देखते हैं वहाँ सामने होता है काफी तेज ब्लास्ट। हालांकि जैसा कि हमने पीछे देखा, इसने ऑलरेडी अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था, इसी कारण रोहन के अटैक का इफेक्ट इस पर कुछ भी नहीं होता है, यानी ये बिल्कुल सेफ ही रहता है। रोहन के अटैक में सर्वाइव करने के बाद वो अपने बाकी मेंबर से कहता है, सभी लोग अपने अपने अटैकिंग पोजीशंस को बना लो, क्योंकि हम एक साथ इस पर घेर कर काफी तेज अटैक करने वाले हैं। रोहन भी इनकी बातें सुनकर कहता हूँ, एक साथ अटैक करेंगे, सचमुच ये लोग काफी ज्यादा फूल हैं। ये कहने के बाद रोहन अपने मैडनेस ऑफ क्राई का यूज करता है, जिसके कारण हम देखते हैं इसके सामने जितने भी मेंबर्स होते हैं वो लोग बिल्कुल सहम जाते हैं। ये लोग काफी ज्यादा घबराते हुए कहते हैं, आखिर अचानक यहाँ पर हुआ क्या है। ये लोग ये सारी चीजें सोच ही रहे थे, तभी रोहन जंप कर अपने पैर से के फेस पर काफी तेज किक मारता है। उस पर किक मारने के बाद वहाँ पर जो बाकी के लोग होते हैं उन पर भी रोहन काफी तेज अटैक करना स्टार्ट कर देता है। रोहन की इस अटैक को देखकर इनका लीडर भी कहता है, इसके इस टाइप के अटैक को हम फॉर्मेशन से ब्लॉक नहीं कर सकते। रोहन भी इनसे कहता हूँ, तो तुम्हें ये चीज अभी पता चला। ये कहने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं रोहन एक एक कर सारे लोगों के ऊपर काफी तेज अटैक करना स्टार्ट कर देता है। रोहन इतना ज्यादा फास्टली इन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा था कि वहाँ पर जो बाकी के लोग होते हैं वो वहाँ से भागते हुए कहते हैं, ये कमीना आखिर इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है, क्या वो किसी अपने स्पेशल स्किल का यूज कर रहा है। पर नहीं, इसे देखकर ऐसा लगता है कि अपने किसी भी स्किल का यूज नहीं कर रहा है, बल्कि ये प्योर डैमेज है। रोहन जब इतनी फास्टली बाकी सारे लोगों को डिस्ट्रॉय कर रहा था तो गिल्ड लीडर के बगल में एक बंदा वो कहता है, कैप्टन हमें लगता है कि हमें पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते रहे तो मुझे लगता है कि हम उसे कभी भी जीत नहीं पाएंगे। हम देखते हैं गिल्ड लीडर को, जो कि कंधे के पास काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था, वो कहता है, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि अगर हम पीछे हट जाएंगे तो वो हमें जाने देगा? अगर हमने अभी उसे नहीं मारा तो हमारा अंत निश्चित है। ये सारी चीजें गिल्ड लीडर यहाँ पर कह ही रहा था, पर तभी हम देखते हैं गिल्ड लीडर के बगल में वो जो बंदा होता है उसे रोहन पलक झपकते ही वहाँ पर मार देता है। ये देखकर गिल्ड लीडर भी वहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और चूंकि वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो चुका था, इसी कारण वो वहाँ पर बैठ जाता है। वो कहता है, आखिर कैसे वो बिना किसी स्किल का यूज किए एक ही बार में इतना ज्यादा फास्टली इतने सीरियस अटैक्स कैसे कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं रोहन को, वो भी थोड़ी देर के अंदर उसने काफी सारे लोगों की लाशों का ढेर लगा दिया था। अपने इतने सारे गिल्ड मेंबर्स को अपनी आंखों के सामने मरता देख गिल्ड लीडर की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसके बाद रोहन भी बिल्कुल इसके पास आ जाता है। वो अपने वेपन को इसके साइड करते हुए कहता है, मैं बिल्कुल ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं सारे हेल हाउंड्स को काफी बुरी तरीके से मार दूंगा, जो भी मुझे दिखाई देगा। पीछे हम बचे कुछ लोगों को देखते हैं, वो भी रोहन की बातें काफी ध्यान से सुनने लगते हैं। रोहन कहता है, इसीलिए अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो इस गिल्ड को छोड़ दो, या फिर तुम सब अभी सिर्फ थर्ड सिटी में ही रहो जब तक कि मैं किसी दूसरे रीजन में मूव नहीं कर जाता। वेल, मैंने तुम्हें चुनने के लिए एटलीस्ट एक मौका दिया है। इधर से इनका लीडर भी कहता है, क्यों, आखिर तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? रोहन उससे कहता है, क्यों? मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं ये सारी चीजें तुम्हारे साथ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस रियल बात तो ये है कि रोहन इन सबको इतनी ज्यादा ब्रूटली इसलिए मार रहा था क्योंकि इन्होंने रोहन को प्रीवियस लाइफ में एक बार काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारा था। इसके बाद इनका गिल्ड लीडर भी अपने वेपन को छोड़ देता। वो कहता है, ठीक है, अब मैं पीछे हटता हूँ, तो फिर जब तक आप नेक्स्ट रीजन में मूव नहीं कर जाएंगे हम थर्ड सिटी में ही रहेंगे। उसके ये कहने के बाद रोहन कहता है, गुड बॉय। ये कहने के बाद रोहन अपने वेपन से उसका गर्दन भी अलग कर देता है। ये देखकर पीछे जो उसके मेंबर्स खड़े थे वो लोग कहते हैं, आखिर आप क्या कर रहे हैं? आपने कहा था कि अगर हम पीछे हट जाएंगे तो आप हमें जाने देंगे। रोहन कहता, हाँ मैंने कहा था, लेकिन क्या मैंने ये स्पष्ट नहीं किया था कि मैं जिसे भी
देखूंगा उसे मैं मार डालूंगा। तो फिर ठीक है, चलो बताओ अब नेक्स्ट मेरी नजरों में कौन आना चाहता है। रोकन के भी जस्ट ये कहने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे रफू चक्कर हो जाते हैं। इसके बाद सीन यहाँ पर शिफ्ट होता, हम देखते हैं रोकन को वो दोबारा कैसल के पास लौट आया था। यहाँ आने के बाद रोकन काफी ज्यादा खुश था। वो कहता है बहुत लंबे समय बाद मैं काफी ज्यादा रिफ्रेशमेंट फील कर रहा हूँ। वैसे उन हेलहाउंड्स का थैंक्स, उन्हीं की वजह से मैं इतना ज्यादा रिफ्रेशिंग फील कर पा रहा हूँ। तो गाइस हाँ, जब रोकन काफी सारे लोगों को काफी ज्यादा ब्रूटली मारता है तो वो काफी ज्यादा रिफ्रेशमेंट फील करता है। ये सारी चीजें कहते हुए रोकन भी उस कैसल के अंदर जा रहा था, तभी उसके सामने दौड़ते दौड़ते एक सोल्जर आता है। वो कहता है रोकन तो क्या आप अभी लौटे हैं? रोकन कहता हाँ, क्यों क्या हुआ? वो बंदा कहता है लॉर्ड ने तुम्हें अर्जेंटली मिलने के लिए बुलाया है। रोकन भी उसकी बातें सुनकर वो सोचने लगता है कि लॉर्ड ने मुझे बुलाया है तो क्या इसका मतलब यह है कि अब समय आ गया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रोकन वो फाइनली लॉर्ड के पास पहुंच चुका था। यहाँ पहुंचने के बाद वो रिनाई को ग्रीटिंग देता है। रिनाई भी उसे कहते हैं रोकन यहाँ अंदर आ जाओ। रोकन कहता है लॉर्ड मैंने सुना कि आप मुझे ढूंढ रहे थे। रिनाई कहता हाँ, मैं तुम्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि मुझे लगता है हमें एक मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। ये कहते हुए वो रोकन के सामने एक लेटर को रख देता है। रोकन भी इस लेटर को देखकर कहता है एक लेटर? खैर मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है कि इस लेटर के अंदर क्या है और किसने भेजा है, क्योंकि गाइस रोकन को ये सारी चीजें प्रीवियस लाइफ से काफी अच्छी तरीके से पता है। रोकन कहता है एकमात्र व्यक्ति जो कि रिनाई को लेटर लिख सकता है वो है लॉर्ड रेमिंगटन। वो भी बगल के टेरिटरी में रहता है, पर इसके साथ अगर बात करें उसकी कैरेक्टर की तो वो काफी ज्यादा ग्रीडी है। इसी के साथ रोकन बताता है मेरे प्रीवियस लाइफ में इसने रिनाई के पूरे टेरिटरी को अपने अंडर में कर लिया था, लेकिन पिछली बार की तुलना में अब की बार ये थोड़ा सा जल्दी लग रहा है। इसके बाद रोकन अब उसके लेटर को खोलता है और उसे पढ़ने लगता है। उसने लिखा था लॉर्ड रिनाई, मैंने सुना कि आप अपने टेरिटरी में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। इसी के साथ आप काफी सारे माइनिंग्स को भी डेवलप कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, लेकिन एक पड़ोसी के रूप में मुझे लगता है कि हमारे बीच इनफ एक्सचेंजेस नहीं है। इसीलिए एक्सचेंजेस और हमारे बीच के रिलेशन को और भी अच्छा करने के लिए मैं चाहता हूँ कि हम कुछ लोगों को एक्सचेंज करें। मैं अपने कुछ ऐसे स्किल्ड वर्कर्स को आपके पास भेजता हूँ जो कि आपके माइनिंग में आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसके बदले में आप भी मुझे कुछ स्किल्ड सोल्जर्स को भेज दीजिए। रोकन भी इस लेटर को देखकर वो सोचने लगता है। वो कहता ओह, इसके एक्सक्यूज को तो देखो, ये अपने लोगों को यहाँ पर भेजने के लिए एक्सचेंज का नाम यूज कर रहा है। ये घमंडी कमीना ये स्पष्ट रूप से इस फैक्ट की घोषणा कर रहा है कि वो अपने स्पाइस को भेजना चाहता है। रिनाई भी रोकन से कहते हैं रोकन आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? रोकन कहता हूँ मुझे लगता है कि हमें उनके एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और एक्सचेंज के बदले मैं उनकी टेरिटरी में स्वयं जाऊंगा। रोकन भी अपने मन में सोचता है अगर ये मामला छल कपट से शुरू हुआ है तो मैं भी छल कपट का पूरा फायदा उठाऊंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम कुछ दिनों बाद रेमिंगटन को देखते हैं। हम देखते हैं रोकन और उसके साथ कुछ सोल्जर्स रेमिंगटन के कैसल के पास आ चुके थे। रोकन भी आने के बाद कहता है हम फाइनली यहाँ पर आ गए हैं। इसी के साथ यहाँ के लोग भी रिनाई क्षेत्र के अंदर अराइव हो गए होंगे। रोकन के पास एक जो दूसरा सोल्जर होता है हम उसे देखते हैं। वो भी इस कैसल को देखकर कहता है सचमुच ये तो काफी ज्यादा बड़ा है। रोकन भी यहाँ पर हमें बताता है जैसा कि हम इनके टेरिटरी में एक सोल्जर के रूप में आए हैं, इसके विपरीत इन्होंने रिनाई टेरिटरी में अपने एक्सपर्ट्स को भेजा होगा, जैसे कि माइनिंग प्रोफेशनल्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स। आखिरकार उनका वास्तविक उद्देश्य वहाँ पर जाकर उनकी हेल्प करने की बजाय रिनाई टेरिटरी की जासूसी करना है ताकि वो पल पल की खबर रेमिंगटन तक पहुंचा सके। वैसे मैंने लॉर्ड रिनाई को एक मोटी मोटा आइडिया दे दिया था कि इन्हें कंट्रोल कैसे करना है, लेकिन इसके बाद भी मैं काफी ज्यादा चिंतित हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग वहाँ पर भेजे गए हैं वो काफी ज्यादा शातिर होंगे। खैर इसीलिए मुझे यहाँ पर काम जल्दी से पूरा कर कर वापस जाना होगा। रोकन के सारी चीजें सोचने के साथ उसके सामने एक गार्ड भी आ जाता है। वो रोकन से भी पूछता है तो क्या आप सब रिनाई टेरिटरी से हैं? हम देखते हैं उस गार्ड को जिसका लेवल 200 होने के साथ वो रेमिंगटन का एक रेगुलर गार्ड था। वो भी इन सबसे कहता है आप सब यहाँ पर आ गए हैं तो फिर चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। रोकन भी इस गार्ड को देखकर वो थोड़ा सा गुस्सा और वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि रोकन कहता अगर वो हमें लेने के लिए कैप्टन को भेजते तो भी ठीक था, इतना भी चल सकता था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हमें लेने के लिए एक रेगुलर गार्ड को भेजा। मतलब गाइस समझ सकते हो काइंड ऑफ एक डिसरिस्पेक्ट होती है। रोकन भी कहता तो क्या ये लोग हमें शुरू से ही होपलेस करने की कोशिश कर रहे हैं? पर खैर अगर देखा जाए तो मेरे लिए और भी बेहतर है क्योंकि ये लोग इससे हमें कम से कम आंकने का प्रयास करेंगे जिससे चीजें आगे हमारे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएंगी। और वैसे भी मैं इसी कारण के लिए रिनाई के सोल्जर्स को यहाँ पर लेकर आया था। ये सारी चीजें कहते हुए वहाँ पर रोकन काफी ज्यादा स्माइल कर रहा था। इसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद ये लोग फाइनली गेट के अंदर एंटर करते हैं और जब ये लोग कैसल के सामने पहुंचते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पर रेमिंगटन आ चुका था। वो भी यहाँ आने के बाद रोकन को देखकर वो कहता है ओह तो क्या आप ही वो पर्सन है जिसके बारे में पूरा शहर चर्चा कर रहा है? इसके बाद वो रोकन के काफी करीब आ जाता है और रोकन से हाथ मिलाता है। रोकन कहता हाँ मैं वही व्यक्ति हूँ और मेरा नाम है बेर्सकर रोकन। रेमिंगटन भी रोकन से कहता हाँ मैं हूँ रेमिंगटन का लॉर्ड और मेरा नाम है सकीन कुन वॉन रेमिंगटन। रोकन भी इसके इतने ज्यादा फ्रेंडली बिहेव को देखकर कहता हूँ सचमुच ये तो काफी ज्यादा फ्रेंडली बिहेव कर रहा है और मुझे लगता है ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी एक स्ट्रेटेजी है ताकि ये मुझे अपने फेवर में कर सके। इसके बाद रेमिंगटन कहता है आप सब यहाँ पर आने के बाद काफी ज्यादा थक गए होंगे इसलिए थोड़ा आराम कर लीजिए, इसके बाद हम रात के डिनर पर बात करेंगे। रोकन भी इसकी बातें सुनकर वहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा था। रोकन अपने मन में कहता है थक गए होंगे, हाँ क्या बकवास है, ये जगह रिनाई से सिर्फ एक पत्थर फेंकने जितनी दूरी पर है, इसके बावजूद ये कमीना कह रहा कि
थक गए होंगे। इसके बाद रोकन अपने सीने पर हाथ रखकर उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, आपका हमारे प्रति ये कहने के लिए धन्यवाद, लेकिन अभी मैं ड्यूटी पर हूँ, इसलिए अगर पॉसिबल हो तो मैं बस इस एरिया का टूर करना चाहूंगा। रेमिंगटन भी हंसते हुए कहता, हाँ, आप सचमुच अपने ड्यूटी को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हैं। जैसा कि मैंने सुना था, आप तो सचमुच बिल्कुल वैसे ही निकले। तो फिर ठीक है, अगर आप इस एरिया का टूर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये कहने के बाद रेमिंगटन अपने गार्ड्स को कुछ इशारे में कहता है। उसका गार्ड भी कहता है, जी सर, मैं समझ गया। इसके बाद हम देखते हैं फाइनली रोकन वहां से टूर के लिए निकल चुका था। हम देखते हैं रोकन के साथ 2 गार्ड्स भी थे। वो गार्ड्स भी रोकन से पूछते हैं, तो फिर आप सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे? क्या आप विलेज से शुरुआत करना चाहेंगे या फार्म से? रोकन कहता है, मैं सबसे पहले डंजन को देखना पसंद करूंगा। इसकी ऐसी बातें सुनकर वो गार्ड्स वहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें रोकन को डंजन घुमाने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बाद वो गार्ड दूसरे गार्ड के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, वो कहता है, हैंसन, अभी के अभी लॉर्ड के पास जाओ और उन्हें इस सिचुएशन के बारे में बताओ। दूसरा गार्ड कहता, हाँ, मैं समझ गया। रोकन भी इसके बाद हमें बताता है, रिनाई की कहवा मिस्ट्री के जैसे यहाँ रेमिंगटन में भी एक स्पेशल डंजन है जिसमें एंट्री प्रतिबंधित है, क्योंकि वहाँ से प्राप्त आइटम्स इस रीजन के इनकम का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। इसीलिए इस डंजन को बाहर से पूरी तरह से गोपनीय रखा जाता है। रोकन ने सारी चीजें हमें बता रहा था, तब तक हम देखते हैं पीछे से वो गार्ड भी दौड़ते दौड़ते आ जाता है। वो कहता है, लॉर्ड ने हमें परमिशन दे दी है। रोकन भी कहता है, हाँ, उनका परमिशन देने के लिए काफी ज्यादा धन्यवाद। जैसा कि मैंने सोचा था, लॉर्ड रेमिंगटन वो मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि वो मुझे अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम रेमिंगटन रीजन के पास वाली हिल्स को देखते हैं। यहाँ पर रोकन के साथ वो सारे गार्ड्स भी आ चुके थे रोकन को वो डंजन दिखाने के लिए। रोकन भी कहता है, ये डंजन तो सचमुच काफी ज्यादा पास है, यानी हमें यहाँ तक आने के लिए काफी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। वैसे ही यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की हनी रिप्रोड्यूस होती है जिसका यूज खासकर रेमिंगटन वाले करते हैं, और ये एक रिकवरी आइटम के रूप में पॉपुलर है। वो गार्ड्स भी यहाँ पर कुछ देर चलने के बाद वो कहते हैं, फाइनली हम यहाँ पर पहुंच गए। तो इसीलिए अब ध्यान से सुनो, हम जिस डंजन में जाने वाले हैं उसकी तैयारी हमें काफी ज्यादा सावधानी पूर्वक करनी होगी, क्योंकि ये काफी ज्यादा हाई लेवल का एक डंजन है। अब हम देखते हैं ये लोग जिस पेड़ के नीचे खड़े थे उसके डाल पर मधुमक्खियों का एक छत्ता लगा हुआ था। इसके बाद उनमें से एक गार्ड एक बो वाले बंदे को आदेश देता है कि उस छत्ते को जल्दी से गिराओ। इसके बाद हम देखते हैं वो बो वाला बंदा अपने एरो का यूज कर उस छत्ते पर हिट करता है। उसके हिट करने के बाद हम देखते हैं वो छत्ता फाइनली जमीन पर गिर जाता है, और जैसे वो छत्ता वहाँ जमीन पर गिरता है, इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर फाइनली डंजन का गेट ओपन हो जाता है। अब जब फाइनली वो गेट भी खुल चुका था, तो इसके बाद वो लोग फाइनली उस डंजन के अंदर एंटर करते हैं। हम देखते हैं रोकन जैसे डंजन के अंदर एंटर करता है, वो अपने र्यून बुक का यूज करके उस मार्क को सेव कर लेता है, ताकि वो बाद में अपने र्यून बुक का यूज कर इस जगह पर टेलीपोर्ट हो सके। रोकन भी कहता है, मैं बाद में धीरे धीरे इसका स्वाद लूंगा। वह एंटर करने के बाद रोकन को नोटिफिकेशन भी आती है कि तुमने फाइनली द सीक्रेट डंजन को डिस्कवर कर लिया है, जिसका नाम है स्वीट डेथ। हम देखते हैं वो लोग जिस डंजन के अंदर एंटर करे होते हैं उसके सामने एक काफी ज्यादा बड़ा मधुमक्खी का छत्ता लगा होता है। रोहन को अब और नोटिफिकेशन आते हैं कि तुम्हें फर्स्ट एंट्री बोनस के रूप में तुम्हारे ड्रॉप रेट और एक्सपीरियंस पॉइंट 30% से 3 दिनों के लिए इंक्रीज होते हैं। इसी के साथ तुम्हारे 4 रनर टाइटल इफेक्ट के कारण 10% से सारी चीजें और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। रोहन उसे देखकर कहता है, चूंकि मैं सौभाग्य से यहाँ पर एंट्री करने वाला पहला व्यक्ति हूँ, इसीलिए मुझे इतने सारे अच्छे बोनस मिल रहे हैं। इसके बाद रोहन के बगल में एक गार्ड कहता है, मिस्टर रोहन, यहाँ पर मोस्टर वेव कभी भी शुरू हो सकता है, इसलिए इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। इसका स्ट्रक्चर काफी ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर आपको सबसे पहले किलर बीज को डिफीट करना पड़ता है, और उन्हें डिफीट करने के बाद आपको क्वीन बी को डिफीट करना पड़ता है, जिसके बाद ये डंजन पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। तो क्या आप इसमें ज्वाइन होकर इसका टेस्ट लेना चाहेंगे? रोहन भी अपना सर खुजलाते हुए कहता है, अरे नहीं, मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैं यहाँ पर मरने जाऊंगा। गाइस खैर, वैसे तो रोहन इन कीड़ों को मारने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर इन्हें मार सकता है, लेकिन अभी रोहन के लिए आगे ना बढ़ना बेहतर होगा, क्योंकि रेमिंगटन वाले उसको जितना कम आंकेंगे उसके लिए उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पर गार्ड्स भी कहते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर भाग नहीं लेना चाहते तो इस स्थिति में हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा गार्ड भी इस गार्ड से कहता है, तो क्या वो ऐसा नहीं कर रहा? ये गार्ड कहता है, हाँ, वो ऐसा नहीं कर रहा, मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा डर गया है। रोहन भी इनकी बातें सुनकर वो अपने आप को वहाँ पर कुछ ज्यादा ही छोटा फील कर रहा था, क्योंकि रोहन को ऐसा लग रहा था कि इन्होंने मुझे कुछ ज्यादा ही कम आंक लिया। खैर ठीक है, मुझे इनके कम आंकने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम 4 घंटे बाद का सीन देखते हैं। ये लोग डंजन को काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करने के बाद ये लोग फाइनली डंजन से बाहर आ गए थे। यहाँ निकलने के बाद रोहन भी इनकी थोड़ी सी फेक तारीफ करते हुए कहता है, आप लोग तो सचमुच काफी ज्यादा इंप्रेसिव हैं, मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ। खैर दोस्तों ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, एक दिन मैं भी आप सबकी तरह बनना चाहूंगा। ये रोहन ये सारी चीजें कहते हुए उन सबको बाय बाय करते हुए वहाँ से जाने लगता है। पर तभी पीछे से एक गार्ड रोहन को कहता है, मिस्टर रोहन, लॉर्ड ने आपको डिनर पर इनवाइट किया है, इसलिए मेरे साथ आइए, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। रोहन भी इसकी बातें सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर रेमिंगटन ने मुझे क्यों बुलाया है। पर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं फाइनली रेमिंगटन और रोहन डिनर करने के लिए एक टेबल पर आमने सामने बैठे हुए थे। रेमिंगटन रोहन से कहता है, तो आपका विजिट कैसा रहा? मुझे लगता है कि आपने यहाँ पर कुछ फील जरूर किया होगा। ये कहने के साथ हम रेमिंगटन को देखते हैं, वो बीफ को खाने के लिए उसके टुकड़े कर रहा था। रोहन भी अपने फूड को एंजॉय करने के लिए वो भी अपने छुरी चम्मच को उठा लेता है। वो कहता है, हाँ, रिनाई की तुलना में आपकी टेरिटरी टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट में काफी ज्यादा एडवांस है। रेमिंगटन कहता है, अरे नहीं, मैं इस बारे
बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं रिनाई रीजन का कोई फ्यूचर नहीं, इसलिए इमेजिन करो क्या होगा वो जिस माइनिंग डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं उन्हें उस माइन के अंदर कुछ भी काम की चीज ना मिले, और अगर ऐसा हुआ तो उनका रीजन पूरी तरह से फॉल कर जाएगा। इसी के साथ उस जगह पर तुम्हारे पास जो लैंड राइट्स हैं वो भी मीनिंगलेस हो जाएंगे। इसीलिए मिस्टर रोहन मैं सिर्फ तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे पास आ जाओ। अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें 3 गुना नहीं, मैं तुम्हें 5 गुना ज्यादा लैंड्स दूंगा। इसकी बातें सुनकर रोहन भी काफी ज्यादा स्माइल करने लगता है। वो कहता है लॉर्ड रेमिंगटन, जैसा कि आप सिचुएशन देख सकते हैं और वैसे भी मुझे मटेरियलिस्टिक चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, यानी मुझे फिजिकल चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है। रेमिंगटन इसकी बातें सुनकर कहता है क्या दिक्कत क्या है? रोहन भी अपने चम्मच को काफी तेज बीफ पर पटक कर वो कहता है दिक्कत यहाँ पर यह है कि मुझे उस लैंड के बदले में 3 गुना या 5 गुना नहीं चाहिए, बल्कि मुझे 10 गुना चाहिए। अगर आप ये 10 गुना करते हैं तो हो सकता है कि मैं इसके बारे में कुछ सोचूं। इसकी बातें सुनकर रेमिंगटन भी वहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, पर वो वहाँ पर कुछ कह पाता है इससे पहले ब्लड यहाँ पर चैप्टर खत्म कर देता है। तो गाइस हाँ चलो फिर इस चैप्टर को यहीं पर खत्म करते हैं, बाकी की चीजों को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया है और अगर तुम्हें नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ कमेंट करना मत भूलना। और जब इतनी कृपा करके कमेंट तक पहुंच ही गए हो तो उसके बगल में एक हाइप वाला फीचर होता है, उसे भी जरूर से ही दबा देना ताकि तुम्हारे ब्लडी भाई के वीडियोस की भी थोड़ी वैल्यू बने। तो फिर गाइस ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।